आपका जो पार्टी का नाम जो निषाद है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं, वो निर्बल है। ऐसे निर्बलों के लिए निर्बल इंडियन सोचे। काशीराम जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? युग परिवर्तक। प्रशासन पुलिस का कहना है कि दंगा किया, आगजनी की। संजय निषाद क्या कह रहे हैं? कलम भी उन्हीं की, लाठी भी उन्हीं की, वही सब हैं। न दलील, न अपील, न वकील। मायावती जी को लेकर क्या सोचा? दूसरे वर्ग की महिलाएं जो पुरुष सबसे निचले पावदान पर हो, जो वो बैठ नहीं सकते हो, ऐसे समय पर वो बाहर आई थी। पैसे देकर मैं विधायक बनाऊं, ये भी आप लोगों पे इल्जाम लगा है। कोई जो करेगा वैसा भरेगा। बसपा और सपा वाले जो लोग हैं ना, ये अगर हमारे लोगों के बीच में आएंगे तो उन्हें बांध कर डंडे से मारा जाएगा। ये लोग वोट लूटते हैं, दारू बांटते हैं। है कि संजय निषाद 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने वाले। जब तक भाजपा दरवाजा हमारे लिए नहीं बंद करेगी, और रंग से परहेज जो है देश छोड़कर चला जाए। ये लोग गए न देश छोड़कर। संजय निषाद ये जो बयान देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। ऑर्गेनाइजर हम, लीडर नहीं टीचर हैं। पता कि लाउड स्पीकर लगा के अजान देने की क्या जरूरत? देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं है। ये बोला कि 99% ऐसे अधिकारी हैं, हम सब अच्छे हैं, 1-2% तो सर हालांकि वो हर क्षेत्र में रहते तो आस्तीन के सांप ऐसा डसते हैं कि वोटवे खराब हो जाए। पार्टी के आड़ में परिवारवाद लेकर आप चलते हैं कि हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना है। अधिकार कौन दिलाएगा? जो अधिकार जानेगा। महात्मा निषाद को लेकर क्या कहेंगे? सब पूरा रैकेट शामिल है। काजल निषाद कहती है कि हम तो अपने ससुर जी की बहुरियां हैं। तो सौभाग्यशाली है। उनका शब्द जो है पगला गए हैं, उनको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए। एक निषाद नेता तो लोग टारगेट करते हैं, आप पर बहुत ज्यादा टारगेट करती हैं। कोई आदमी संगत के हिसाब से अपना बयान देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा पूरे देश और दुनिया में चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि इसकी राजनीति जो है हर एक राज्य के गलियों से गुजर कर आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर बात कही जाए तो कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो हमेशा वर्चस्व अपना कायम रखते हैं और उनकी चर्चा हमेशा देश और दुनिया में होती है। ऐसे में हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, और इनके ऊपर भी बहुत सारे कंधों पे जिम्मेदारी। ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना है, तमाम सवालों पे आज इनसे जवाब लूंगी और बहुत सारी बातचीत होने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्राइम टीवी में। बहुत बहुत बधाई है आपके दर्शकों के, आपके चैनल की टीम को, आपके श्रोताओं को और आपको भी। शुरुआत सर सबसे पहले तो मैं वहीं से करूंगी, निषाद पार्टी। ये जो आपका जो पार्टी का नाम जो निषाद है, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये जब जो निषाद पार्टी है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए, बहुत सी सारी चीजें। उस जर्नी के बारे में सबसे पहले तो मैं वहां से शुरुआत करूंगी। निषाद पार्टी का फुल फॉर्म और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई हैं? पहली बात तो देखिए, एक तो होते हैं शिकारी और एक होते हैं शिकार। जो शिकारी हैं वो सुख भोग रहे हैं और जो शिकार हैं वो दुख भोग रहे हैं। तो पहले राजा नीति बनाते थे, उसे राजनीति कहते थे। जो राजनीति के हिस्सेदार थे वो सुखी थे, जो राजनीति के शिकार थे दुखी थे। फिर लोकतंत्र की स्थापना हो गई यहाँ। तो राजनीति में जो दो काम है, एक गजट और बजट। राजनीति कुछ नहीं करता, कानून। पहले राजा गजट बनाते थे, जो प्रजा सुखी रहे वो राजा बने रहे, प्रजा प्रजा रहे। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि नहीं, एक ऐसा राजाओं को हटाया जाए और देश में लोकतंत्र लाया जाए कि यहाँ जनता राजा कैसे बने। तो पता चला, फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, फिर यहाँ के लोगों ने तय किया कि नहीं, हटाना और लोकतंत्र में एक संविधान बना। संविधान के मुताबिक एक गजट और बजट कि कानून बनाया जाए और लोगों से पैसे लिए जाए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो पैसे इकट्ठे करके लोगों को दिए जाए। तो जो राजनीति में, जो राजनीति के हिस्सेदार हो गए, जो पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए, वो पावर और पैसे के मालिक हो गए। जो पॉलिटिकली अनट्रेंड रहे वो पाँव में आज घूम रहे हैं, वो पुअरनेस उनके अंदर है। ऐसे में जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया संविधान में, आपके बड़ी था सबको इतिहास में, कि जिन लोग पहले सड़क तो थे नहीं, हाईवे था, हाईवे
रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज सब आज है, लेकिन पहले केवल वाटरवेज था, वाटरवेज से आते और जाते थे, और वाटरवेज के मालिक मछुआरे हुआ करते थे। तो अंग्रेज मुगल सब उसी रास्ते, और सीधे लड़ाई उनसे हुई जब इस देश को खजाना लूट के ले जाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य था, अंग्रेजों को भगा लिया, 750 बरस लड़े, अंग्रेजों को भगा लिया, 350 बरस लड़े, लेकिन दुर्भाग्य सीधी सादी जाति, और उन्होंने तो इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, लेकिन ये विदेशियों के लिए दुश्मन थे, अपने लोगों के लिए प्रेम दिखाते रहे, धोखा खा गए, लोग सत्ता में आ गए, जो सत्ता के हिस्सेदार हो गए, सबल हो गए, बाकी निर्बल हो गए। तो जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल इसका नाम रखना पड़ा कि जो राजनीति के शिकार लोग हैं वो निर्बल हैं, और इसी भारत के भारतीय जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां 578 हैं जिन्होंने देश को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। जो है पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट लंदन में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने 12 अक्टूबर 1871 को उसने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, बदमाश का बेटा बदमाश, ये मछुआरे बदमाश जातियां हैं, ये अंग्रेजों को डुबो डुबो के मार रही हैं, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित करो। हम कानून से उजड़े हैं, हमारा जमीन छीन लिया गया, रोजी रोटी छीन लिया, कहा इनकी महिलाओं के लिए पहली जेल बनी थी। जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं उसमें केवल मछुआरे नहीं है जिन्होंने इनको खाना दिया, ये घर द्वार छोड़ दिए, बट गए, निषाद हो नहीं हो, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कांर, धीवर, एक बार बातम तुरया, ये तमाम जातियों में बटे। जो इन्हें खाना दिया उनके ऊपर भी क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, जो संरक्षित किया उन्हें। ऐसे तमाम जातियां हैं जो पाइपलाइन में है, रोड साइड पर है, पॉलीथीन में है, गरीब हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। ऐसे लोगों को निर्बल कहा जाता है, और वो इंडियन है, देश को आज़ाद कराने के लिए है। तो वही हमारे लोग हैं, और उनका एक दल है, जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई हल नहीं, वो निर्बल हैं। ऐसे निर्बलों के लिए जेजेपी के बारे में जानना चाहूंगी। शुरुआत में जेजेपी था, जनता जनार्दन पार्टी, क्यों हटाना पड़ा उसको, और उसके बाद ये निषाद नाम आया? देखिए, जब हम चूंकि 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर गए, तो वहाँ सभी देश के तमाम मछुआरे आए और वहाँ 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण रखा। तो अब लोगों ने कहा भाई ये जनता के नाम पार्टी होनी चाहिए, और जनता जनार्दन होती है, जो कहेगी वही होता है देश में। जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है, जनता भाग्य विधाता है, और जनता ही के हाथ में देश का पावर है। जिसे चाहे वो विधायक बनाए, जिसे चाहे पावर हटाए, जिसे चाहे वो देश को करे। तो उनके नाम की पार्टी रखी गई, जनता जनार्दन पार्टी। लेकिन दुर्भाग्य था कि पहले लोग पार्टी बनाते थे, सेना बाद में बनाते थे, और हमने क्या किया, सेना पहले बना दिया, पार्टी बाद में बनाया। तो पता था सेना बनाने की वजह से ये जो पार्टियां थी सत्ता में, वो 2014 में हाथी और पंजा हो गई जीरो, मतलब साफ हो गई उत्तर प्रदेश से, और साइकिल हाफ हो गई, और भाजपा माफ हो गई, भाजपा सत्ता में आ गई। तो ऐसी पार्टियां हम लोगों के पीछे पड़ गई कि इसकी पार्टी न बनने दो, ये तो बहुत बड़ा वो है। तो वो जा रहे लोग, जब एक बड़ा आंदोलन किया 7 जून 2015 को, उसी में आया। तो जब मैं गया, जेल में बंद था, तो पता चला चिट्ठी आई कि भाई जनार्दन शब्द जो है भगवान कृष्ण का नाम है, अब भगवान के नाम से कोई पार्टी नहीं हो सकती है। हमने कहा अच्छा हुआ कि जनार्दन लिख देते, तो कहते समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है। तो हमने कहा उसको बदल दो। पता ही चला कि मैं तो जेल में हूँ। जेल में कैसे जान गया चुनाव आयोग कि मैं जेल में हूँ? तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पीछे पड़े पार्टी रजिस्टर्ड न हो। तो जब मैं छूटा, जेल से गया, तो पता चला कि विरोधियों ने बड़ा बवाल कराया, डॉक्टर संजय पार्टी नहीं लाएंगे, बेच देंगे, चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, ये करेंगे। अच्छा, बाद में जब वही जब आया तब जाके हमने तब हमने उसका नाम बदल के निर्बल इंडियन शोषित हमारा नाम रखा। इसका शार्ट नेम निषाद हो जाएगा, तो निषाद कहेंगे हमारी पार्टी है, निर्बल कहेंगे हमारी पार्टी, और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो दुर्भाग्य से वही 7 नाम मांगा गया था, सब में दिया, तो यही नाम रजिस्टर्ड हो गया। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, जिस समुदाय के लिए आंदोलन कर उन्हीं नाम पे पार्टी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत आगे आ गए, वहां तो मैं पहुंचूंगी, लेकिन थोड़ा बैक जाऊंगी। जमुना निषाद जी के बारे में जानना चाहूंगी। जमुना निषाद जी से कैसे जुड़े, क्या उनकी कहानी है, क्या आपसे उनका जुड़ाव है, और जेल में आप उनसे 28 महीने लगातार मिलने गए हैं? देखिए, मैं आज के दिन बताऊं कि एक जमुना निषाद, एक उनके ऊपर लौह पुरुष का लेवल लगा है जी। उस जमाने में जब कोई प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाता था, वो सामंतवाद था, धन के अभाव में निषाद उजड़े हुए लोग थे।
उस समय वो 18 साल लगातार चुनाव लड़ते रहे। समाज चंदा देता था, आते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। एक तो अब्राहम लिंकन का भी हार नहीं माना, एक बार राष्ट्रपति बना, और दोबारा ये चुनाव हारते थे लेकिन दुगना जोश से जीते थे, लड़ते रहे। लेकिन वो दूर के रिश्तेदार भी हमारे थे। और उनका एक बार हमारे यहाँ वह क्या नाम है, एक दरोगा था, वो जबरदस्ती जब कब्जा करा दिया था, फिर पिताजी को बंद कर दिया, फिर गए तो मुलायम सिंह के बहुत नज़दीक थे, उनके पास गए तो मैं क्योंकि डॉक्टर था तो सहयोग से ही पार्टी चलती थी, तो वो आते थे उनके लोग हमारे साथ। तो एक बार फूलन देवी उनके पति को टिकट दे दिया और वहाँ लड़ने आई, तो हमारे डिस्पेंसरी रुके। हमने कहा भाई ये निषादों के नेता हैं, अगर यहाँ आपने प्रचार किया तो आपको लग जाएगा कि आप निषाद विरोधी हो। आप तो निषादों के मसीह आप भी हो, एक तरीके से आइकान हो। आपने तो एक वीरांगना का नाम है। मैं धन्यवाद दूंगा, आज नहीं है फूलन देवी, लेकिन उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को माना और कहा नहीं, हमें गलत टिकट दिया गया, यहाँ हमारे एक निषाद के खिलाफ निषाद लड़ा दिया गया। और है तो मैं जमुना निषाद जब आए, उनको बसपा में उस समय कैडर, चूंकि कैडर क्राउड जीत का कारण नहीं होता, कैडर जीत का कारण होना। कैडर मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दस शिक्षित। अब हमारा समाज शिक्षित था ही नहीं, रिजर्वेशन नहीं, सब लूट गया। इनके ऊपर तो झुआ रोड को पौआ गले भी लगा दिया कि पौआ पीने वाली भी जाति है, ये बिकाऊ पियाऊ है, ये पायल वाली जाति, पायल बाँटूट ले लो, इन्हें घायल करो। तो ये इसकी वजह से हार जाते थे। भीड़ तो बहुत आती थी निषादों की, पता चला इनका नामे गायब रहता था, या भीड़ लाने वाला कोई एक आदमी था, उसको कोई रुपया दे खरीद लिया जाता था। भीड़ तो इतनी आ जाती थी, 20-20 किलोमीटर रोड पर आदमी नजर आते थे, लेकिन वोट में ट्रांसफर नहीं हो पाता था। क्योंकि सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए एक हमें कैडर चाहिए, टीम चाहिए। जिस तरीके से बोतल में पानी है, उसमें आप तार डालो तो बिजली नहीं डलेगा, लेकिन पानी को रोक कर अगर हम टरबाइन में डालते हैं तो उसमें से अलग से छुपी हुई बिजली बाहर आ जाती। तो ये पॉलिटिक्स, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का एक सिस्टम कांसीराम साहब ने बनाया था। वो बहुजन समाज पार्टी में थी और लास्ट में बहुजन समाज पार्टी में आए और मंत्री बने। एक बहन की इज्जत लूटी गई, लोग आए और चूंकि वो निषादों में तुरंत चल देते थे, जैसे एक बेटा मेरा वो है ना सरवन, वो जब भी कोई घटना हुआ तुरंत चल देता, चाहे वो मरे चाहे जिए हो चाहे जैसे हो, तुरंत तो निकल, जैसे जरूरत हुआ तुरंत निकलेगा। हमें भी जैसे कल पता चला कि 16 घर जल गया, मैं तुरंत चला गया। तो इसी तरीके जमुना निषाद चले जाते। तो एक लड़की की इज्जत लूटी गई, थाने में FIR नहीं होता था, बल्कि उल्टा ही उस लड़की को थाने में बैठा लिया गया था और वहाँ भी उसके साथ अभद्रता होती थी। उसके बाप को कुछ हमारे परिचितों ने वो ये गए थे जो है वैष्णो देवी, जैसे लौट के आए तैसे ही उन्होंने पगड़ी रख दी। लोगों ने भाई समाज का बात है, चलो ये दरोगा नहीं सुन रहा, इसमें कई लोगों से बात भी किया था उस समय, लेकिन वो सामंतवादी किस्म के लोग थे, उसी से रिलेटेड वो आदमी था लड़का। जैसे वो गए तो जानते राजनीति के शिकार हैं। अभी वो पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही गोली चल गई, भीड़ बहुत थी और एक सिपाही मारा गया और बाद में उन्हें 302 मुलजिम बना दिया गया। जब उनको लोगों ने रोका, मैं जब आंदोलन किया, हमें पता चला, जेल में मिलने गया तो उनका ट्रांसफर जेल में उन्होंने हमें बताया निषाद राज की। तब गोरखपुर में जेल में थे, तो फिर तबीयत खराब थी तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। तो मेडिकल कॉलेज के एक उनको सेपरेट मिला था, सुरक्षा में इलाज चलता था। तो शाम को डिस्पेंसरी बंद करते थे, हम लोग जाते थे रात में, वो सबको हटा के फिर हम लोग चर्चा होते थे। तो हमारा एक शक्ति मुक्ति महासंघ हुआ करता था, तो उसका नारा था जय ज्योति जय भीम। तो जय भीम के नाम पर चूंकि बसपा ने उन्हें जेल भेजवाया था, तो निषाद पूरे प्रदेश के लोग उग्र थे भीम के नाम पर कि जय भीम कहने पर तो सत्ता में आ गई हाथी, और हम ही झुआ पर वोट डाल दिया कि भाई जमुना निषाद के कहने पर, और बसपा में आते ही हमारे नेता को जेल भेजवा दिया। तो पूरा जय भीम के नाम के नारे पर कोई आदमी निषाद गांव में नहीं घुसने देता था। तो ज्योतिबा फुले जय ज्योति जय भीम का नारा हुआ था, शक्ति मुक्ति महासंघ के नाम पर एक संगठन था। तो उन्होंने तब वहाँ निषाद राज के किले के बारे में बताया, और जैसे सुना तैसे मैडम को बताया। और हम 13 जनवरी 2013 मैं मिसेज को मैं घर आया, रात में बताया, अरे यार हम लोग केवटा मल्लावा बिंदवा कहते हैं लोग, वो तो अभी निषाद राज का किला वहाँ। ये सब उसी
दौरान का बात है उसी जब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी हाँ के मैं डॉक्टर हुआ मैं करते थे। अस्पताल में से खाली होता था, शाम को तो जाता था। तो जैसे ही वहाँ आया, अस्पताल से गए, वहाँ से आए, घर आए, बताया मैडम क्या नहीं चला। हमने कहा भाई अब चलो, बिना किला देखे मानेंगे नहीं। और जैसे किले पर गए 13 जून 2013 को हृदय परिवर्तन हुआ। प्रवीण निषाद थे, गाड़ी चला के गए थे, हम लोग 27 लोग गए थे 2 गाड़ी लेके। तो हमने कहा भाई अब हम अपना जीवन से संन्यास लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस निषाद राज की जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है कि भैया सबको समान रूप से उन्हें कानून से हक है। सभी लोग समाज में भगवान के भेजे हुए लोग हैं और इनको कानून से हक मिलना चाहिए। संविधान में भी लड़ाई शुरू हो गई। तो जमुना निषाद को फिर ले जाके चेंज हो गया, वो जेल विरोधियों ने उनको लखनऊ भेज दिया। तो मैंने उनके फ़ोन आया कि आए नहीं मिलने आप, तो उनके भाई हैं। हमने कहा भाई को भेजिए, मैं तो आपको छुड़वा कर तब आऊँगा। तब फिर मैंने एक आंदोलन बड़ा शुरू किया, डीएम ऑफिस वो गोरखपुर का था, मैं गया। हमने कहा भाई सभी लोगों को बुलाया और तमाम हमारे पास संगठन था ही, शक्ति मुक्ति महासंघ आए और उनके भाई को आगे किया। इतना भय था गोरखपुर में कि निषाद डर के मारे फोटो नहीं खिंचवाता था जो इतने नेता थे, क्योंकि वो सामंतवाद का इतना दौर था कि बुला के शाम को उनकी पिटाई हो जाती थी। तो मैं जब भागने लगे कि हमने कहा फ्रंट पर क्यों नहीं हो, कहा साहब शाम को बुला लिया जाएगा। जो नेता टाइप के थे, प्रधान जिला पंचायत या कोई, थोड़ा एकदम फ्रंट पर नहीं आए। तो मैंने कहा भाई जनता हमारे साथ है। मैंने कहा डीएम महोदय आप सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हो, आपके पढ़ने में जो पैसा खर्च हुआ सरकार का पैसा हुआ और सरकार को टैक्स हमारे देश की जनता ने दिया। हमारी आबादी 18% है। आपको पढ़ाई लिखाई में जितना भी पैसा खर्च हुआ होगा वो 18% हमारी बिरादरी का है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा जो नेता बंद है अगर उसकी जमानत मिलनी चाहिए। मैं क्योंकि पढ़ा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा हूँ और मैंने मेडिको लीगल भी देखा हूँ। तो उसके मरने का, वहाँ गोली चलने का टाइम, इनके पहुँचने का टाइम, दोनों में अंतर है। और जो आधा घंटा पहले ये है और आधा घंटा बाद पहले गोली चल गई है, तो कैसे ये उसके अभियुक्त हो गए भाई। तो इस तरीके से अगर जमानत इनकी नहीं कराए तो अगली बार आए हथौड़ा चप्पल लेके बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा और इसके अंदर आप रह नहीं पाओगे। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, बुद्धिमान आप हो। पैसे से बुद्धिमान आपको इसीलिए बनाया गया कि कमजोर समुदाय की आप मदद करिए और टाइम से जाइए और इसके लिए ठीक से प्रशासनिक रूप से कागज जमा करिए, इनकी जमानत होनी चाहिए। और हमको लगता है 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मिल गई, लेकिन 28 दिन बाद धोखे से उनका हो गया। एक जगह खाना खाए और गए और उनको मार दिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी ब्लेम लगता है आप पे। खैर उस पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं जाऊंगी। जब आप प्रयागराज गए, निषाद जो किला है, हालांकि आप हमेशा वहां पे जाते आते रहते हैं, ऐसे में जब वहां पे आप पहली बार जब गए, जमुना निषाद जी से मिले, फिर आपको जानकारी हुई, आप मैडम को बताए, अपने मिसेस को, फिर परिवार के साथ गए, वहां से जब लौटे तो आपने कई किताबें भी लिखी। पहले तो उन किताबों के बारे में जानूंगी मैं, उसके बाद से थोड़ा सा मैं आगे आऊंगी। देखिए, पहली किताब मैंने लिखा निषाद वंश का इतिहास, पहली किताब मैंने लिखा। क्योंकि पहले भी लिखने पढ़ने में हम आगे थे, जब इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर थे तब भी मैं किताबें लिखा था। इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखा, इलेक्ट्रोपैथी फार्मेसी लिखा है। उनके कॉन्सेप्ट था, अवधारणा, इलेक्ट्रोपैथी अलग कैसे है होम्योपैथी आयुर्वेदिक यूनानी से। मैंने उसमें भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी स्वीडन से किया। तो इस तरीके से मैंने 14 देशों का 4 बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करा रखा था। तो पहला किताब मैंने निषाद वंश लिखा और माननीय माझी जी थे मंत्री, तब उनसे उद्घाटन कराया। तो और उसमें लिखा कि किस तरीके से आर्यों को आगमन हुआ और आर्यों को गंगा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। ये किताब मिली वैदिक ब्राह्मणी धर्म, अयोध्या के उस साकेत विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता किताब है वैदिक ब्राह्मणी धर्म। उसके पेज नंबर लिखा हुआ है कि नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से जाना जाता। और सबकी आर्यों को गंगा धर्म का ज्ञान, गंगा का ज्ञान निषादों ने किया। हम तो प्रेरित हो गए अपना इतिहास देकर, अब प्रेरणा से जागृत, प्रेरणा इतिहास से प्रेरणा मिलती, हम तो प्रेरित होकर अब आगे मैं अब अपने सबको समझाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और जागृति हो गई, दुश्मन कौन है? ये किला तोड़ने वाले भाई थोड़ा हो नहीं सकते हैं। जो मेरे झंडे का स्वागत करेगा भाई, जो विरोध करेगा कसाई। तो ये हो गया कि इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति और जागृति से सोच, सोच बदला। मैंने बताया भाई कांशी राम साहब ने सोच बदला दलितों का। नहीं, उनके खोपड़ी में था झोपड़ी कि हम झोपड़ी में सोएंगे तो अगला जन्म स्वर्ग मिल जाएगा। उनके खोपड़ी में था कि हम साफ करेंगे पाखाना तो अगले जन्म मिलेगा खजाना।
उनके खोपड़ी में डाल दिया तो इस युग में छू देंगे खजाना तो अगले जन्म सीधे नरक जाना। तो वो इसीलिए वो सुबह शाम साफ करता था पाखान। उसके खोपड़ी में डाल दिया था कि खाएंगे गोबर का दाना तो अगले जन्म मिलेगा खजाना। खोपड़ी में कांसी राम ने कहा ये राजनीतिक है, ये देखो संविधान में लिखा है कि 23% तुम्हारा है खजाना, और नहीं जो साफ करवाएगा तुमसे पाखाना सीधे चलाएगा जेल खाना। तो जब ये बात को लोगों को बताया कि भाई देखो निषाद राज के खून में निषाद राज किले पर खजाना था हैं, और तुम पूड़ी खाना, दारू खाना, मुर्गा खाना, ये क्या सोच लेके घूम रहे हो, तुम नीच जाति केवटा मल्लावा हो। तो निषाद राज के वंशज हो, इसलिए राजा की सोच रखो, राजनीति में आओ। राजा का मतलब राजा बनाने की नीति है। तो निषाद राज राजा थे, तो ये लोकतंत्र में संविधान तुम्हें राजा बनाने के लिए आया है। तुम्हारा भी 23% रिजर्वेशन है, क्योंकि तुमने इस देश के लिए लड़ा, अंग्रेजों से, मुगलों से देश को आज़ाद कराया है। आज़ाद होने के नाते उजड़े हुए हो, और उजड़े लोगों को संविधान में जगह है। तो मैंने उसमें लिखा किताब में कि भाई आपको बलिदान दिए हो, आपने खून बहाए हो, देश को आज़ाद कराए हो, वह आपको अवसर दिया गया है, भीख नहीं आरक्षण। ये आपके पुरखों के बलिदान का फल है। कुल मिला जुला के जो आपने किताबें लिखी निषाद समुदाय में, ये संदेश फिर मैंने पहुंचाने निषाद के लिए कि वंश हम लिखा, लोग क्या हैं और फिर क्या निषाद जीवन जी वंश, रहे हैं। निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन लिखा, फिर मैंने लिखा जो वीर क्लब पर लिखा। तो ऐसे बहुत किताबें। कांशीराम जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? अरे स्टूडेंट लाइफ में उनको तो महापुरुष कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कैसे देखिए मुलाकात हुई? एक युग परिवर्तक कहा जा सकता है। ये जुगों जुगों में कुछ लोग आते हैं सोई हुई कौम को जगाने में, और हिम्मती बहुत थे। इतने बड़े अफसर, इतने बड़े जानकार होकर अपनी जिंदगी को त्याग दें, और अपने उस वैभवशाली जो प्रोफेशनल थे, ये क्लास 2 अफसर थे, वो छोड़ गए और लोगों को एक टीम बनाए और लोगों को सही निचले पावधान के लोगों से दोस्ती करें। बड़े लोग नीचे वाले को क्या, ये अब तक तो ये था ना कि जो गरीब कमाएगा बड़ा वाला खाएगा, जो गरीब धोती वाला कमाएगा टोपी वाला खाएगा। लेकिन कांशीराम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो सदियों सदियों से सताए गए लोग हो, संविधान तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। और उन्होंने सोच बदलने का, उन्होंने एक विचारधारा दिया कि अम्बेडकरवादी, संवैधानिक विचारधारा। अम्बेडकरवादी मतलब अम्बेडकर की क्या ये लिखा हुआ है कि भाई मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा एक जगह बांधा जाएगा तो एक रहेगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाले को अवसर दिया जाए। और उसमें लिखा कि ये अवसर जो है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उसके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी इसके अंदर हो। ऐसी 66 समूह बनाया गया कि उन्होंने कहा भाई देखो आपके दिमाग में, खोपड़ी में जो डाल दिया गया है कि एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कमेंट था, मतलब एक स्पीच था 31 दिसंबर 1949 का, कि उनको सबको बताए कि देखो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा कि भाई आज के दिन में हम लोग देश में है कि वी आर अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, हम बड़े लोग भगवान के भेजे हुए लोग हैं, और अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, दूसरी जातियां भगवान से वापस किया मार करके, तो उन्हें पिछला जन्म बहुत खराब किए हो। ये कॉन्सेप्ट के नाते वो नीचे, हम ऊपर हैं। इस कॉन्सेप्ट के नाते हम लोग सुख हैं, वो दुखी है। वो दुख भोगने में अपना दुख, उसके दिमाग में इस युग में दुख भोगेंगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर द 1 month 26 days implementation of the Constitution of India, but change the concept. You are an upper caste not chosen by God, it's chosen by public. ये कॉन्सेप्ट संविधान का है कि अब पब्लिक चुनेगी तब बड़े रह जाओगे, और पब्लिक जब चुनेगी तो बड़े रहोगे, नहीं चुनेगी तो नहीं बड़े रहोगे। लेकिन बट उसमें एक पन्ना है, रिजर्वेशन का अधिनियम है। उस अधिनियम में लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन एंड क्राफ्ट्समैन इन द 66 टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ कास्ट ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो 23% लोगों को रिजर्व कर दिया है कि वो संविधान में कि उनके लड़के 23% बढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर एक व्यवस्था से सरकार उन्हें आगे बढ़ाएगी। उनको हर महीने पैसे दिए जाएंगे, 23% बजट उनका सुरक्षित है, उनका 23% खजाने में कुछ नहीं है। उनके बच्चे अब नहीं साफ करेंगे पैखाना, उनके लिए रहेगा खजाना, वो अपनी माँ को देगा, माँ बाजार जाएगी, किताब लाएगी, कपड़ा लाएगी, बढ़िया से खाना खिलाएगी, हर महीने पढ़ाएगी, हर
बढ़ा के आगे बढ़ाएगी। जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जिले में, हर जिले में एक अनुसूचित जात कोचिंग सेंटर होगा। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि ये जातियां पैसे से, बुद्धि से, देश के नाते उजड़ी हुई जातियां हैं, ये अनुसूचित हैं, इनके लिए बच्चे अनुसूचित जाति कोचिंग में पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और वो पढ़कर एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी बनेंगे। और हर क्षेत्र में 23% आपके पास अनुसूचित जाति का प्रधान होगा, बीडीसी होगा, जिला पंचायत होगा, मतलब जो जनप्रतिनिधि होगा। खजाना तो रहेगा, अब पद भी रहेगा। और उसमें लिख दिया कि इनके बेटा और बेटी को कोई रे बोलेगा वो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। उसमें लिखा है कि अगर इनकी लड़कियों को कोई अपमानित करेगा और इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो सीधे जाएगा जेल खाना, सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। बल्कि उसकी बच्ची को पैसा अलग से मिलेगा, उसे न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। और इतना कड़ा कानून है उसमें सुरक्षा। कांसी राम ने कहा कि तुम क्यों डरते हो सबसे, क्यों मरते हो, क्यों गोबर का दाना खाते हो, खोपड़ी में से सोच बदल दो और तुरंत देखो तुम्हें लिए खजाना लिखा हुआ, जाओ बच्चों को भेजो स्कूल, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि भाई देखो इसमें सीधे लिखा हुआ है कि अगर अधिकारी कर्मचारी भी उस अपराधी को बचाएगा तो वो अधिकारी भी अनुसूचित जात आयोग सीधे भेजेगा जेल, उसका भी नहीं होगा बेल। इसीलिए अधिकारी सम्मान देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी आदमी से मान, सम्मान, स्वाभिमान माइनस कर दो, जानवर हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सम्मान चाहिए तो संविधान, तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो संविधान, समृद्धि चाहिए संविधान, तीनों चीज वहाँ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, संविधान को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया और दिखा दिया कि भाई देखो ये चाबी है और संविधान एक तिजोरी है, एक चाबी हम लेके आए हैं चुनाव आयोग से, एक चाबी गांव में है। बट उसमें उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से थोड़ा कम नहीं है, अधिक है। और उनमें लिखा कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है। उन्होंने कहा कि द चर्चिल की किताब एक है, उन्होंने कहा कि भाई कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है उस समाज के लिए। अगर उस पर राजनीतिक दल नहीं है तो चमार महासभा बंद कर दो, अम्बेडकर महासी, ये जितना महासभा है ये सब कांग्रेस ने बनवाया लूटने के लिए। उन्होंने कहा एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। ये राजनीतिक दल मैं लेके आया हूँ, मैं संविधान में जाऊँगा, तुम्हारा लागू कराऊँगा। तो सारे लोगों ने ट्रस्ट किया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि जब वो थोड़ा सा बढ़े और उन्होंने अपने वोट को इकट्ठा किया और वो जैसे ही राजनीति सोचने लायक हो गए दलित भाई, तो अपर कास्ट हर सम्मान दूंगा। पंडित जी लोगों ने गले लगाया कि मैं पहला, हम लोग सम्मान देते हैं, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतीश मिश्रा एंड कंपनी आई और कहे नहीं हम सत्ता में पहुंचाएंगे और आपको संविधान में मिला हुआ हिस्सा दिलाएंगे। पिछड़ों में मुलायम सिंह आ गए, उनके बाद आए सपा, बसपा के बाद सपा बनी है। देख के उनके दिमाग में आया कि अरे यार ये तो जो सबसे नीचे थे सब पावर में आ गए, हम लोग तो जो है मोटा लाठी वाले, ऐसे 60 साल बाद बुद्धि वाला बोल। उन्होंने भी पार्टी बनाई और देख लो पिछड़ों के नाम पर आए। और उन्होंने भी, अमर सिंह ने उनको लाया। तो आज के दिन में जो बची जातियां हैं, कांसी राम एक आइकान है। कांसी राम एक उदाहरण है कि 7 साल उन्होंने एक सिस्टम से लोगों को जगाया, उन्हें बताया और सत्ता में आया। उसी तर्ज पर हमने एक जब देख लिया कि उनके मिशन को कुछ लोग हैं जो किसी कारण बस अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मिशन ब्रेक हो गया। जो उम्मीद थी कि जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन कुछ लेदरमैन ही, उसमें भी एक नौ उच्च वर्ग हो गया। भाई था कि ऊपर वाले भाई संविधान सभा में आया चुनाव, बड़े जातियों के लोगों ने सहृदय कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई ठीक है 23% आरक्षित कर दिया जाए, ये कमजोर वर्ग को हिस्सा मिलना चाहिए और बड़े लोगों को रोक दिया जाए, वो उसमें रहेंगे। तब उन्होंने उसको लिखा था ना, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, जो रोड साइड में, झोपड़ी में, झुग्गी में कुछ नहीं जिसके पास है, उसके बेटे के लिए शिक्षा, उसके बेटे के लिए नौकरी होना चाहिए। न कि जो बड़ा हो गया है तो पता चला उसमें 2 वर्ग हो गए, जो मिल गया वो बड़े हो गए, बाकी छोटे का हिस्सा खा रहे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा। तो ये कांसी राम ने सोई हुई कौम को जगाया।
एक रास्ता बताया कि आप राजनीतिक शक्ति से ही आप अपने राजनीति में रहोगे तो सम्मान मिलेगा, राजनीति में रहोगे तो सुरक्षा मिलेगा, और राजनीति में रहोगे समृद्धशाली हो जाओगे। राजनीति ही आपका सब कुछ है। आप बेईमान के साथ रहोगे बर्बाद हो जाओगे, अब संविधान के साथ रहोगे तो आबाद हो जाओगे, अब बेईमान के साथ रहोगे तो अब कहाँ जाओगे, संविधान के साथ रहोगे। अपमान लेना हो तो बेईमान के साथ जाओ और अपमान। उन्होंने एक बात कहा, जब तक उठाओगे इन बेईमानों का झंडा तब तक पीठ पर खाते रहोगे डंडा, अब बनते रहोगे अंधा, तब तक तुम्हारे हिस्से का लूट का चलता रहेगा धंधा, और सर पर उठाते रहोगे टोकरी गंदा। अब फेंक दो इन बेईमानों का झंडा और ले लो मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा, ले लो अपना डंडा उसमें लगा लो अपना झंडा, मत खाओ पीठ पर डंडा, मत उठाओ गंदा। अब न उठाओ टोकरी, ले लो सरकारी नौकरी, क्योंकि 23% नौकरी लिखा है। तो मैं भी अपने लोगों से कहता हूँ कि जब तक उठाओगे इन बेईमानों का झंडा तब तक बनते रहोगे अंधा, पीठ पर खाते रहोगे डंडा, और लुटाते रहो अपने बच्चों का नौकरी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने कह दिया कि बंद करो, अपना उठाओ डंडा और उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ पीठ पर डंडा और मत बनो अंधा, देख लो अपना। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप बोल रहे हैं, तो जब भी मैं पॉडकास्ट ऐसे बैठ के करती हूँ, इससे पहले भी कई लोगों का मैं की हूँ, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं अब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। ये लोग भी पीड़ित है, ये शिकार लोग हैं, इनको हिस्सेदार बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। सब राजनीति कैसे, आज मैंने लिखा अपने पोस्ट पर कि अगर आप 12 राजनीति नहीं पढ़ोगे 12 घंटे तो 12 घंटे दूसरे का काम करने के लिए तैयार रहो। 12 घंटे राजनीति पढ़ लोगे तो बढ़ोगे। अगला सवाल है सर आपसे, ठीक है, सीधे मैं वहीं पे जाती हूँ। आपने बनाया राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले सहजनवा थाना क्षेत्र में संत कबीर नगर जिले की सीमा पर कसरवल गांव के पास 7 जून 2015 को हजारों लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। प्रशासन पुलिस का कहना है कि दंगा किया, आगजनी की। ये प्रशासन और पुलिस की तरफ से, आपने दंगा किया, आपके लोगों ने आगजनी की। संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद की तरफ से क्या है? प्रशासन और पुलिस की तरफ से तो ये है कि आप लोगों ने दंगा किया। कलम भी उन्हीं की, लाठी भी उन्हीं की, वही सब हैं। पहले जैसे अंग्रेजों के समय था, न दलील न अपील न वकील, तो वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस के समय, न दलील न वकील न अपील। इन लोगों ने तो कुछ जो कहे वही सही हो गया। हजारों लोगों के सामने अगर गोली मारी गई, और गोली मारी गई इसलिए मारी गई, भाई देखो आंदोलन करना हक है, हम बुद्धिमान लोगों के खून हैं, हम मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब पहले हमने आपसे मिला, जब मैंने समाजवादी पार्टी से मिला, तो जब मैंने कागज दे दिया नहीं काम करोगे वादा करने के बाद, हैं 2014 में मैंने उनसे मिला, मैं रेल रोका, मैंने धरना दिया 1 फरवरी 2014। पूरे मैंने 1 महीने पूरे गोरखपुर में आंदोलन किया। पूरे रोज धरना होता था कि भाई जब लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा, संविधान में लिखा, फिशरमैन को क्यों नहीं मिलेगा? और आप जब हमें हमारा नाम क्यों ओबीसी में डाल दिए हो? जब लिखा नो एनी हाई पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, जब संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को कोई पावर ही नहीं है, तो संविधान में अधिनियम में हम अनुसूचित में हैं, तो दिल्ली के संविधान में, तो उत्तर प्रदेश में दूसरा अधिनियम क्यों बना दिया भाई? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, उसमें लिखा है कि निषाद का बेटा नौकरी पाएगा, बनेगा हीरो, उसकी बेटी सुरक्षित है, इज्जत सुरक्षित है। और इसमें लिख दिया कि निषाद का बेटा पैसा रहेगा तो पढ़ेगा तो नहीं सड़ेगा। अब लिख दिया केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रखवार बार्थम तो रहा है पिछड़ी, मछुआरे हैं पिछड़ी, वे खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। तो ये गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। जब हम तो राष्ट्रपति बड़ा होता है कि राज्य सरकार बड़ी होती है? राष्ट्रपति हमें संविधान से सुरक्षा दे रखा है। आप लोग बेईमान हो, बेईमान लोगों को कोई जगह नहीं है, या तो हमारा बदलो। मैंने लिखा जब डीएम को, डीएम ने इंक्वायरी किया, सही पाया कि नहीं गलत है, इनको मझवार का सर्टिफिकेट केवट मल्ला का मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमें बल मिल गया, माननीय मुलायम सिंह का उस समय 2014 में चुनाव था और ये वहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, मैंने कहा नहीं उतरने देंगे भाई, सेना है तो सेना जिसको लेना आए हमारे पास। तो मैं तो डॉक्टर होकर अगर इनके लिए आया हूँ, जिसके लिए लड़ रहा हूँ, तो माननीय मुलायम सिंह ने बुलाया,
कहा नहीं हमारा साथ दे दो, मैं इसको करूंगा, ये गलत है। और मैं तो एससी में किया था, लेकिन हमने कहा गलत किए थे ना, संवैधानिक रूप से केवट मल्ला मझवार है, मझवार का देते, आप केवट मल्ला लिख दिए जो आपको पावर नहीं था, आप गलत है ना। जब कंप्यूटर कहता नहीं वाटर टाइप करोगे पानी मिलेगा, तो आप कहते नहीं जल टाइप कर दो, कैसे जल टाइप करने पर निकलेगा भाई, ये तो गलत है ना, आप गलत, संविधान इजाजत नहीं देता, नो एनी हैव पावर चेंज द काम, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने वादा किया, मैं उनके मंच शेयर किया 2014 में, लेकिन भले हार गए, लेकिन राज्य सरकार में तो उनकी केंद्र में हार गए 2014, लेकिन राज्य में तो सरकार थी ना, करना चाहिए ना। उसके बाद भूल गए भाई, कई बार कहे नहीं सुने, छोड़ दिया, लोग अपना काम लिए निकल गए। तो भाई आंदोलन तो करना पड़ेगा, रेल रोकना, रेल पर आवाज केंद्र सरकार का है, उन्होंने कहा केंद्र करेगा, तो हमने भाई केंद्र सरकार के तो जमीन रेल है, तो रेल पे खड़े होंगे तो केंद्र सरकार का कोई अधिकारी आएगा, राज्य सरकार कहता केंद्र पे, हम छोड़ दिया रोड, रेल पर आए। हमारे लोगों ने कहा नहीं, रेल के किनारे आंदोलन करिए, आंदोलन हो रहा, हवा चल रहा है। निषाद राज की पूजा 2014 में मोदी ने कहा था प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, और ये प्रयागराज निषादों की धरती है। जय निषाद राज का 9 बार नारा लगाए। योगी हमारी आवाज उठाते थे दिल्ली में कि नहीं, केवट मल्ला जो है अनुसूचित जात के हकदार है, जारी होना चाहिए। बिल्ला में एसपी को फंस गया वो झंडा, अब बहुत नागवार लगा एसपी महोदय को, और श्यामलाल यादव एंड कंपनी, उनके सारे भाई आज के दिन में अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन भर्ती हैं, अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन भर्ती हैं। थाने में तो सब वही रहते हैं ना, देखा आप देखते बसपा के समय सब वो उनके समय सब वही थे। और जैसे उन्होंने डंडे को जूते से रखा और वो निकाल के एक डंडा मार दिया, तब तक महिलाएं पूजनी है ना, धार्मिक है ना। अब धर्म का झंडा ध्वजा है ना निषाद राज का, उसको जूते से दबाएंगे श्यामलाल यादव तो क्या छोड़ दिए जाएंगे क्या? अब उन्होंने गलती, हमारे यहाँ थे उससे 100 मीटर दूर गोली, हम लोग तो अपना आंदोलन, ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, श्यामलाल यादव कंपनियों ने इसको अशांति की, गोली मार दिया, धड़ 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 गोली चल गई। अरे आंसू गौश तो छोड़ देते हैं, लाठी तो मार देते हैं, इसके मतलब आप गोली ऐसे असली गोली मार दिया। हाँ, रबड़ का गोली मारता, चोट वोट लगता, भाग जाते हैं, आंसू गैस छोड़ देते हैं, लेकिन असली गोली मार दिया, उसके हाथ उड़ गई, ऐसे ऐसे डालते हुए अखिलेश निषाद दौड़ा हुआ, उसको पॉलीथीन में लपेट के घिराते हुए लेके गए, 60 गाड़ियां फूंक दी। हमारे पे वीडियो है भाई, हम अस्पतालों में खोजने लगे, कहीं ले चले खून दे भर्ती करें, लेकिन कहीं नहीं ले गए, सीधे मर्चरी हाउस ले चले गए। ये क्रूरता का हद था। मैंने 156(3) दाखिल कर दिया, ऑर्डर हो गया कि डॉक्टर संजय कौन है, फला है, वही डॉक्टर संजय है, निषाद राज इसको जिंदा चाहे मुर्दा ले आओ। बताओ, डॉक्टर हो के हमें अपराधी घोषित हो गए। 300 जेल में 37 लोग पकड़े गए, उसमें 2 ही आंदोलन में आए थे, बाकी बस से कोई लखनऊ से देवरिया जा रहा था, बस से कोई जो है गोरखपुर जा रहा था, बस रोक चेक हो गया, क्या आई कार्ड मिल गया, वो आधार कार्ड निषाद है, वो पकड़ो साले बंद करो। निषाद होने के नाते पिटाई हो गई। उस संत कबीर नगर में उन चूल चौका तोड़ दिया, महिलाओं को इतना मार दिया, बच्चों को कान में खून भागे, ये क्रूरता का हद था। तब शाम को एसपी महोदय गए, जब 37 लोगों के बीच में थाने साजनवा जिसका नाम ले रहे हैं, पूछे इसमें कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो उन्होंने निषाद हो, इतना हिम्मत है तो जैसा बताते हैं वर्णन। मैं जेल में जब गया था तो किसी निषाद के शरीर पर सफ़ेद नहीं था, सब काले थे, इतनी पिटाई हुई थी। और ऐसे हमारे लोग थे, 37 की जमानत में करा दिया था, 10 लोगों ने जमानत नहीं लिया कि गुरुजी की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सपा और लोग भरते हैं जेल में भी। हाँ, बताएंगे। तो वहाँ एसपी ने कहा कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी इसमें, तो उस बेचारे सोचे कि ज़्यादा पढ़े रहेंगे छोड़ देंगे, दया कर देंगे। एक ने कहा एमएससी हैं, मुसाफिर वहाँ का सिद्धार्थनगर का, और एक ने कह दिया हमारा महेंद्र जो संत कबीर नगर का, मैं ग्रेजुएट हूँ। कहा यार ये तो सारे पढ़े लिखे, निषाद में भी पढ़े हैं, इनको कट्टा फर्जी कट्टा दिखा के बंदे कर दिया। कट्टे से कट्टे की, भाई कट्टे से कौन मरेगा ना, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आएगा ना किसकी गोली लगी हो, तो आजकल फोरेंसिक जांच है। मैंने 156(3) दाखिल कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पुलिस की गोली से मरा है, सब वारंट कर दो। ये बताओ ये क्या है? मैं जेल में गया, हमें तन्हाई में रखा गया,
तन्हाई में रखा जाता जो दुर्दांत अपराधी हो, उसको अकेले उसी में लैट्रिन था, उसी में गगरी था, वही सोता था। बताइए इतना अपराधी। और मैं दिल का रोगी था, इंसुलिन 3 टाइम लगता था। हाँ, अच्छा ठीक है, इस पूरी घटना में बार बार एसपी का जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल एसपी से जुड़ा हुआ है मेरे पास है, ठीक है। ये बताइए मंत्री जी कि एसपी अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो सवाल मैं यहाँ पे लिख के भी रखी हूँ कि संत कबीर नगर के एसपी थे, रास्ते से गुजर रहे थे और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा डंडा उनके बिल्ले में फंस गया, ठीक, ये डंडा बिल्ले में झंडा वही झंडे का जो डंडा है वो बिल्ले में फंस गया। झंडा फंसा, डंडा नहीं फंसा, ठीक है, अभी झंडा फंस गया, ठीक। किस तरह से झंडा फंस गया? अगर रास्ते हवा से चल कोई रहा है जा ना, रहा हवा है, चल रहा है तो वो खड़ा है, जा रहे हैं तो हवा से उड़ के झंडा बिल्ले में जाके फंस वो हमने पेपर में छपा हुआ। हाँ, ये उग्रता कहलाएगा या फिर जो आप कह रहे हैं हम उसको मैं कहता हूँ मारे? तो पीटेंगे तो किसने उग्रता की? अगर आप झंडा फंस गया तो निकाल के कर देते, किनारे चले जाओ। आप डंडे से पीटने लगेंगे तो उग्रता किसकी तरफ से है? उग्रता तो पुलिस की तरफ से है ना। गोली चलाना तो ये तो निहत्थे लोग हैं। ये तो हम झंडा लेके गए थे, ये कोई बंदूक लेके जाता है क्या? बोलिए, वो खाली हाथ थे, निहत्थे लोगों पर 60 गाड़ियां फूंकी गई है और कौन उग्र हो? पुलिस ने उग्रता की है, डंडे पुलिस ने मारा है, गोली पुलिस ने चलाई है, वारंट पुलिस के ऊपर हुआ है और पूरे हमारे लोग पत्थरों से अपना खदेड़ रहे थे। जब भाई ये बताओ रक्षक भक्षक बन जाएगा तो संविधान तो इजाजत देता है ना अपनी आत्मरक्षा में जो भी कुछ करना हो करिए, हैं? अब उनके पास तो हथियार था, इनके पास क्या था? महिलाओं के पास। तो आज के दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए और उसका दंश समाजवादी पार्टी भोग रही है 2014 से। अच्छा, कांशीराम जी से आप बहुत प्रेरित हैं, हालांकि शुरुआत में आपने बहुत तारीफ की है। मायावती जी को लेकर क्या सोच है आपका? कभी आपने सोचा नहीं कि जो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन की है वो मायावती जी के साथ भी आप कर सकते थे, क्योंकि कांशीराम जी के सिखाए हुए रास्ते पर वो भी चलती हैं। देखिए, बहन जी के अंदर एक खासियत है, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उस दौर में उन्होंने कदम रखा जिस दौर में महिलाओं को बाहर निकलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिस्टम के साथ दूसरे वर्ग की महिलाएं जो पुरुष सबसे निचले पावदान पर हों, जो वो बैठ न सकते हों चारपाई पर, सामने खड़े न हो सकते हों, ऐसे समय पर वो बाहर आई थी। तो उसके लिए उनको बहादुर महिला कहते हैं और उन्होंने कड़े फैसले लिए और हर जातियों को उन्होंने भाईचारा बना के राजनीति में लाया दोनों लोगों ने। अब किस कारण, बस चूँकि जान ही रहे हैं कि अब कौन है, किस तरह राजनीति में कैसे शिकार बनाया जाता है, राजनीति में जो है देश और विचारधारा को कैसे चेंज किया जाता है। तो शुरू के कार्यकाल उनके बहुत अच्छे थे। अभी भी बहन जी को जो वामसेप का कैडर था, जो शिक्षण प्रशिक्षण था, वो बंद हुआ और वामसेप से निकले हुए मिशनरी कार्यकर्ता बसपा को जब तक चलाए तब तक सत्ता में थी। वामसेप बंद होना ही एक मतलब गलत है और किन कारण से बंद हुआ उसका जो वामसेप के निकले हुए कार्यकर्ता थे, वो कैडर क्या है? ऐतिहासिक कैडर, सामाजिक कैडर मतलब शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कर, जो हम ऐतिहासिक ज्ञान देना, सामाजिक ज्ञान देना, आर्थिक ज्ञान देना, राजनीतिक ज्ञान देना, वोट में कितनी शक्ति है वो देना, कितने, ये मतलब ये सब कुछ जो है ये तभी सिखाया जाता है कि जब, तो ऐसे ट्रेंड लोग जब तक थे। देखो, पॉलिटिकली ट्रेंड लोग ही पावर पैसे पर हैं, पॉलिटिकली अनट्रेंड तो वहाँ में रहेंगे, वो पुअरनेस तो रहेगा। तो कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पूरे पावर पैसे पर हैं और बहुसंख्य लोग पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं। जैसे मैं कई अधिकारियों के पास मिलता हूँ और जब बताता हूँ अपनी किताब लिखी हुई देता, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पावर दिया गया है, सब कुछ। तो अभी बहुत जुटे। तो आज बहुजन समाज पार्टी का जो दुर्दिन है वो वामसेप के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बंद होने से, दूसरा उनमें 14 टुकड़े हो गए लोगों ने और आपस में ही लोग एक दूसरे को देखना था, दुश्मन को अपने में दुश्मन देख लिया लोगों ने। और भाई जो उनके जिनके खिलाफ बसपा बनी थी, अगर उसके लोग ही इसमें आ जाएंगे, भाई हम जिसके खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरी योजना बना रखे हैं और वही हमारे पास आ जाएंगे तो निश्चित रूप से योजना तो भंग होगी ना। तो ये थी, कांग्रेस के खिलाफ बसपा बनी थी
और कांग्रेस के साथ भी बहुत दिनों तक रही, और उसका नतीजा था कि जो विचारधारा है वो विचारधारा डैमेज हुई, और जिसके वजह से बहुत लोग उसमें आए और चले गए, और तमाम लोग, और कुछ लोग व्यापारी घुस गए। आप देखे होंगे तमाम हो, तो व्यापारी जब घुस जाएंगे, भाई पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जब मिशनरी आप हो तो विजनरी हो आप, तो मिशन में जब देखना कुछ और है, हमें समाज खड़ा करना, हमें राजनीतिक रूप से सबको करना, जब आप ही सभी कुछ हो जाओगे तो कैसे काम चले। तो व्यापारी जब घुस जाएंगे तो व्यापार करेंगे, पैसा दे के आएंगे तो पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके की कुछ ऐसी बातें आ गई कि जिसकी वजह से आज है। अभी भी बहन जी का कैडर को धन्यवाद दूंगा। क्यों धन्यवाद दूंगा कि देखिए, हम लोग पैसा खर्च करके आज के दिन में हमें प्रचार करना पड़ता है। भाजपा को सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, सपा को सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कार्यकर्ता हमारे पास भी, कार्यकर्ता बसपा के पास भी, और सपा बसपा। लेकिन अभी इस चुनाव में आपने देखा, पिछले बार तो सपा बसपा के साथ खड़ी थी। हम जब गोरखपुर चुनाव लड़ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री हो गए, उनका सीट खाली हो गया था 2018 में, तो मैंने कहा कि भाई, उससे पहले थोड़ा जाऊंगी कि आप मुझे बताइएगा 2017 की आप बात करेंगे, ठीक है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पर आ गए, तो 2017 से शुरुआत से जर्नी शुरू करते हैं। 17 में जेल से आप निकल कर, आप जब ये आंदोलन हुआ जेल में गए, जेल से निकल कर आए, आपकी पार्टी भी बन गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वही दौर चल रहा था। उस वक्त आपका पीसी से गठजोड़ हुआ, पीस पार्टी से। उसके बाद की थोड़ी जर्नी मुझे बताइए। देखिए, निश्चित रूप से किसी को राजनीति में, क्योंकि रणनीति में बहुत कुछ बताई नहीं जा सकते आप मंच पर, लेकिन अब आप क्वेश्चन है तो अब नहीं बताएंगे तो अभी कहेंगे कि बोल नहीं रहे। समाज को हमेशा आकलन क्षमता होनी चाहिए कि हमारे पास किस वोट से जीतेगा फला आदमी। तो निषाद मान लीजिए, हमारे पास 50,000 70 सीटें ऐसी है जिसमें हम 70,000 से 1 लाख वोट हमारे पास, 50,000 ऐसे है जिसमें 50,000 से 70,000 ऐसी 50 सीटें हैं। बाकी हम लगभग 200 सीटें हमारे पास है जो हम 20,000 से ऊपर हैं। तो 20,000 का मतलब हो गया, अब अगर 4 लाख वोट है तो 5% हो गया। अगर 60% वोट पड़ गया, कैडराइज वोट 80% पड़ता है, तो अगर हमारे पास 20,000 है तो 16,000 वोट पड़ जाएगा ना। कैडराइज वोट 16%, 80% पड़ता है, जनरल वोट 60% पड़ता है। तो इस हिसाब से तो 16,000 वोट अगर हम कहीं प्रभावित करते हैं तो कोई भी हारेगा जीतेगा। ऐसी स्थितियों में 2017 का जब चुनाव हुआ, 2014 में मैंने चुनाव लड़ा दिया था, तब पार्टी नहीं थी। मैंने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद से लोकसभा चुनाव लड़ा था, 5 सीटें। धनंजय जी लड़े थे जौनपुर से, मैंने यहाँ इनका सपोर्ट किया था। जो है सुल्तानपुर में जो है संजय सिंह जी का, और जो है हमारे गोरखपुर से लड़ा था, वहाँ संत कबीर नगर से हमारी अपाड़ा लड़ी थी गोरखपुर, और महाराजगंज से हमारा भांजा लड़ा था, डॉक्टर देवरिया से एक जो है लड़ा था, निषाद लड़ा था। 3 निषाद लड़े थे, 2 दूसरी विराज। तो ऐसे में पीस पार्टी के साथ हम लोग हैं कि एक तो उनकी भी दशा खराब है। मुसलमानों में 80% अंसारी है। अंसारी जो है एक तरीके से जाल बिनने वाले को जलहा कहते हैं, जाल बिनने वाले को जलहा कहते हैं, और जब घना कपड़ा धागा बिन तो उसे जुलाहा कहते हैं, और जुलाहा को जब हम बदल दे तो अंसारी कहते हैं। तो ज़्यादातर अंसारी है, उनकी भी दशा यही है, न खेती है न बारी है। तो ये हुआ कि एक तो अंसारी थे, ऐसे वो जो है 3 क्लास उसमें भी है मुसलमानों में। तो ये हुआ कि हमारा वोट अगर 50 इतना है और मुसलमान इतना वोट है, तो 70 सीटें वो, 70 सीटें हम, जो 1 नंबर की सीटें थी। हम लोगों ने लड़ना शुरू किया। लोगों के मन में आया कि नहीं, अगर मुसलमान वोट दे देता, हमारा वोट इकट्ठा हो जाए तो हम लोग जीत सकते हैं। बात समझ गए। तो 1 सीट मैंने भदोही जीता भी, भले मैं हार गया, लेकिन मैं पहली बार में 40,000 वोट पाया। और उससे पहले जो विधायक बने थे वहाँ वो 36,000 में विधायक बने थे, लेकिन मैं पहली बार में 40,000 वोट आया। और अच्छा, वही एक विधायक बस, हाँ, एक बने। और अरे वो नहीं, ये भी आप लोगों पे इल्जाम लगा। अरे कोई भी कुछ कर ले, उनको आज के दिन में जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। आपने देखा होगा जो जैसा करता वैसा भरता, हमको अच्छा, अभी उनसे लेकिन आज के दिन में हम जो कहना चाह रहे थे, 2017 में हम लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोला, और उनके चूंकि सत्ता में हुई थे, और भाई तो उससे क्या हो गई, जो हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, और भाजपा जो है
भाजपा माफ हो गई, वो सत्ता में आ गए 2017 में। और जब जगह खाली हुआ तब 2018 में सपा उस समय हमने उनसे 12 सीट मांग रहा था जब बुलाए थे, लेकिन उन्होंने वो हारी हुई सीट मांग रहा था, अगर वो दे दिए होते तो आज के दिन में 2017 में रहे होते। 12 सीटें मांगी थी मैंने उनसे कि भाई जो हारी हुई सीटें उसमें 12 में दे दीजिए और हम लोग सत्ता में। इससे पता चल रहा है कि निषाद जो है उनका हक चाहिए और आरक्षण से मुद्दे पर आपका भले आपके जो है आंदोलन हुआ, भले आपका राजनीति में आपने विरोध निषादों के ऊपर गोली चलाई, कुछ भी है, लेकिन हम राजनीतिक में सत्ता में पहुंचाने के लिए इनकी भागीदारी लेना। 2018 में आए सपा के साथ और हम लोगों ने उसको किया। और हम लोगों ने देखा हुआ कि बसपा का जो था, तुमने कहा भाई बसपा का वोट चाहिए, नहीं तो वहाँ रणनीति बनाया मैंने। 12 दिन पहले यहाँ से सूचना गई। दलित बस्तियों में जाते थे तो यही कहते थे बाबू यहाँ समय मत बर्बाद करो, हमारे यहाँ संदेश आ गया है। मतलब वो इतना कैडराइज होते थे पॉलिटिकली, यहाँ समय मत बर्बाद करिए। कोई पैसा नहीं, एक पैसा कोई नहीं, बल्कि उन लोगों ने अपने पैसे से 70 मंच लगाया 12 दिन में, और 70 मंचों पर हम गए 12 दिन में। अब सोच सकते हैं हम लोग, और अच्छी खासी हम लोगों ने जीत हासिल की 2018 के उस चुनाव। मंत्री जी, आप जितना भी जिक्र किए, मुझे लगता है ज्यादातर आपने नाम संविधान का लिया है, संविधान से जुड़े हुए कई बातें कही है, सीखा भी वहीं से, राजनीति भी, तमाम चीजें आपने संविधान से जोड़कर कहा। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, हालांकि कई ऐसे बयान आपके हैं जो विवादों में पड़े हैं, हालांकि मैं धीरे धीरे करके उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले संविधान से जुड़ा हुआ सवाल ये करूंगी कि एक वक्त आपने बयान दिया था कि ये बसपा और सपा वाले जो लोग हैं ना, ये अगर हमारे लोगों के बीच में आएंगे तो उन्हें बांध कर डंडे से मारा जाएगा। आपको नहीं लगता कि संविधान से अलग हटकर ये आपका लफ्ज था, ये बयान था, ये संविधान जो मानता है उसको इस तरह से बयान देना शोभनीय नहीं है? देखो, कार्यकर्ताओं के अंदर इनकरेज और जोश, और उनको पॉलिटिकली ट्रेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग वोट लूटते हैं, दारू बांटते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में किया कि ये दारू बांटने के लिए आए, झुआ भर वोट को पौआ पिला रहे हैं अगर लोकतंत्र में, तो क्या पौआ पिलाना जो है, तो हमने ट्रेनिंग दिया तो कि भैया पौआ अगर लेके आते हैं तो अगर ये सपा बसपा के लोग आए तो उनको बांध लेना। ये लोकतंत्र में दारू पिलाना अपराध है, पैसा बांटना, साड़ी बांटना, पायल बांटना अपराध है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने साल से आरक्षण क्यों नहीं दिया? भाई बसपा विरोध करती है आरक्षण का, हमारा जमीन छीना हो कोई, बसपा के लोग, बहन जी आई तो वर्ग 3 की जमीन छीन लिया, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6। ये आसामी दर्द था निषादों का, यही रोटी है कि जमीन वेटलैंड है, आसामी दर्द, मछली मारेंगे खाएंगे, वो जो है कौलगट्टा हो जाएंगे, सिंघाड़ा हो जाएंगे, ये मतलब हमारे लोग। इसको छीन, क्या रोजी रोटी छीनना अच्छा है क्या? है हमारा जो आरक्षण है ओबीसी में डाल दिया सपा, हमने मुकुल वासनी और शैलजा दो मंत्रियों सपा ने ओबीसी में डाल दिया, इसके बारे में सपा बसपा ने और कांग्रेस से तीनों मिलीजुली सरकार थी ना, दोनों के सहयोग से केंद्र की बिना शर्त सपा बसपा ने समर्थन दिया था कांग्रेस को। ये समझ गए ना क्यों दिया था बिना शर्त? एक ही शर्त था कि निषादों का नाम एससी में वहाँ है, यहाँ ओबीसी में डालना है। अगर ये निषाद 18% आ गए, जाग गए, तो 80 सीट में 60 सीटें निषाद बाउल हैं, विधायक हो जाएंगे 60 निषाद। 20 सीटें जो लोकसभा की है उसमें 16 सीटें निषाद बाउल हैं। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके चुनाव लड़ सकते हैं ना। तो ऐसे में हमारी पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर संविधान बना हुआ है, जब संविधान सभा में चुनाव हुआ आया तो सभी राज्य सरकारों को नोटिफिकेशन किया गया कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस और ड्यू टू द कस्टम, हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ अनटचबिलिटी, ऐसी जातियों का एक समूह बना के दे दो। तो उत्तर प्रदेश से चला गया 66 समूह। तो हम अनुसूचित जाति में 1931 से थे, 1931 में पहली बार जनगणना हुई, हम अनुसूचित में थे। 41 में, 51 में जनगणना हुई, 1952 में, 61 में हुई, 71, हम 91 तक अनुसूचित, आज भी अनुसूचित में है, लेकिन हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया गया 1994 में। तो ओबीसी में डालना अन्याय है, गैर संवैधानिक ढंग से ओबीसी में डाला। तो अगर जिसने हमारे लोगों की रोजी छीनी हो, हमारे लोगों का इज्जत लूटने का हो गया ना, भाई बचाने का संविधान, बचाने का अधिनियम है, और ओबीसी में क्या है? ओबीसी में सुरक्षा तो छीन लिया। अब निषाद बेटी की इज्जत कहाँ सुरक्षित हो गई भाई आज के दिन में? अगर दलित की बेटी की सुरक्षित है
लेदर, वही संविधान में लिखा है, जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई, जो कपड़ा धोएगा धोबी भाई, और जो मछली का काम करेगा है वो मछुआरा होगा, मछुआर हो जाएगा। जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, भगवान राम को भी पार उतारा हो, हैं नदियों में सबको पार उतारता हो, मझवार होगा। जब संविधान में लिखा कि वटमल्ला मझवार है, ये राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में 1961 में हम 70 लाख थे, हमारा नाम गिनती करके ओबीसी में डाल के हमें 7,000 कर दिया। जो 70 लाख से 7,000 मारने वाली गिनती करे, वो निषादों गाँव में जाने लायक है? तो आज के दिन में मैंने सभी लोगों को बता दिया कि भैया ये तुम्हें बेहोश करते हैं। भाई हमने बता दिया उनको कि जो रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। ये जो वोटर है ये बेहोश है। अब अभी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बेहोश है, और जब 15 दिन रह जाता है तो पौवा पिला बेहोश कर देते हैं। वोट अब बेहोश आदमी की चाहे इज्जत लूटो, चाहे धन लूटो, सब लूटो। तो ये इस तरह के करने वाले सपा बसपा के लोग अगर गांव में आए तो उनको भाई दवाई तो होनी चाहिए ना। ऐसे लोगों की कोई दवाई होनी चाहिए ना जो लोकतंत्र में वोट लूटने के लिए थोड़ी दारू पिलाने के लिए है। हम कह रहे हैं कि हिस्सा जो नहीं देगा वो बेईमान है ना। तो ये था जो झंडे का स्वागत करे वो भाई, और जो झंडे का विरोध करे वो कसाई। ये तो आपने बता दिया कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोच और विचार रखते हैं। 2024 पे अब आएंगे, 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, चुनाव बीत भी गए हैं। हालांकि यूपी में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेहनत किया और जो उम्मीद थी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, हालांकि विपक्षियों ने बाजी मार लिया। सवाल मैं यहाँ आपसे ये करूंगी कि 2024 का लोकसभा जब से बीता है तब से आप मुझे कुछ ज्यादा ही एक्टिव इस देश और दुनिया को नजर आ रहे हैं। आप एक यात्रा निकाले हैं जो पूरे जिले में घूम रहे हैं यूपी के तरह तरह। तो यहां पर सवाल ये बन रहा है कि संजय निषाद 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, 27 के चुनाव में क्या वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले हैं? देखिए, और इस यात्रा का उद्देश्य कोई भी मित्र हमें तब बनाएगा जब राजनीतिक रूप से हम उनको मददगार होने। भगवान राम को ने निषाद राज को गले इसलिए लगाया कि निषाद राज मित्र थे, वो उस लायक थे कि उनके पास सेना थी। भगवान राम तो गए थे तो वो अकेले, सीता मैया लक्ष्मण थे, सेना तो निषाद राज, गंगा भी पार कराए, और एक ट्रस्टेड मित्र थे निषाद राज। तो डॉक्टर संजय एक ट्रस्टेड मित्र हैं, लेकिन हम मित्र तभी रहेंगे जब उनको जिताने लायक रहेंगे। आज के ट्रस्टेड है ना, सब भाग गए थे 2024 में था ना, मैं शादी के पास था। तो 27 तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी है, हम जिस नाव में बैठे हैं तो उस नाव में छेदा तो नहीं होने देंगे, डूबने नहीं देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस हो, हमारा जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी किसी को जिताएंगे तभी कुछ कह पाएंगे। तो 2024 में लगभग 43 सीटें हार गई हैं, और कुछ निषाद बाहुल्य थी, कुछ वही सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले जो विभीषण हैं, जो सपा में रहे बसपा में रहे, निषाद वो वहाँ भी मलाई खाए, और वहाँ बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनके आँख के सामने हमारा नाम ओबीसी में पड़ा, उनके आँख के सामने वो लोग मंत्री बनते रहे, और हमारी बहन बिज्जत की जो बजाने का जो संविधान में सुरक्षा था वो लुटता रहा। मतलब ये लोग लुटवाने वाले लोग हैं, और वही लोग इनके सलाहकार बन गए भाजपा के। कहने हम ठेकेदार हैं, हमने तो बसपा को जितवाया था, भाजपा को जितवाया था, कांग्रेस को जितवाया था, हमारे कहने सब वोट पड़ जाएगा। और 2024 में नतीजा क्या हुआ कि और निषाद उनके पास तो था ही नहीं। आज के दिन में वो झूठ बोल दिया, बसपा सपा कांग्रेस और सपा वालों ने वोट ट्रांसफर। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये निषाद हैं और वो अपने मुद्दे के लिए खड़े हैं। इनका संविधान में हक अधिकार है, हक अधिकार जाने मोदी जी दे रहे हैं। भाजपा पर था पहले कि आरक्षण विरोधी है, लेकिन जब से वो 10% दे दिया, महिलाओं को दे दिया, तो देने वाली बन गई ना आरक्षण। हर क्षेत्र में दे रहा, सम्मान, आज सुरक्षा, समृद्धि, तो ये चीजें देगी तो भाजपा देगी। तो जब हारी हुई सीटें अगर हम जीत में बदलेंगे, और 2022 में मैंने उनसे जो है आपने देखा होगा कि 15 सीटों में से 11 हारी हुई सीट लिया था, और उसमें 9 जीता। तो मैं चाहता हूँ कि ये हारी हुई सीटें जो लोग में वो हम जितवाएं, तभी तो कुछ पाएंगे, तभी तो निषादों का आरक्षण लिखवा पाएंगे, तभी तो इनको। तो इस बात से क्या मारे 27 में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? पहले भी थे, आज भी हैं। जब तक भाजपा दरवाजा हमारे लिए नहीं बंद करेगी तब तक नहीं जाएंगे, कहेगी नहीं मित्र हैं,
तब हटेंगे। जैसा सपा थी, सपा अंत में बंद कर दिया कि नहीं बसपा और बसपा और सपा एक साथ लड़ेगी और लोग नहीं लड़ेंगे। तो अंत में जब बंद कर दिया तो मैं भाजपा के साथ आ गया। तो भाजपा जब बंद करेगी तो चले जाएंगे। ठीक है, आप सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं, कहते हैं हमारे लिए हिंदू के लिए भी दरवाजा खुला हुआ, मुस्लिमों के लिए भी दरवाजा खुला और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र या फिर उत्तर प्रदेश में बनी है, हिंदू मुस्लिम की बात लगातार चलते हुए आ रही है। हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे में आप उस पार्टी के घटक दल हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो सवाल आपसे मेरा ये है यहाँ पर सर कि अभी हाल ही फिलहाल में होली को लेकर आपने एक विवादित बयान दिया है। मुझे लगता है अभी महीने दिन भी नहीं गुजरे होंगे आपके उस बयान को दिए हुए। आपने कहा कि जिसको रंग से परहेज है वो अपने घरों में रहे या फिर देश छोड़कर चला जाए। ये किस तरह का जवाब था सर? देश छोड़कर चला जाए बहुत बड़ी बात है ये। अरे उनके लोग गए न देश छोड़कर, वो कहने हमको धर्म पसंद है चले गए। और जिसको धर्म पसंद था चले गए, जिनको हिंदुस्तान पसंद था, जो भारतीय संस्कृति पसंद थी, यहाँ के थे। ये कुछ नेता ऐसे हैं, सबसे ज्यादा रंग का काम मुसलमान करता है। ये उनका नाम ही है, वो अंग्रेज, ये रंगरेज रंग का काम ही करते थे। ऐसे रंग बिरंग कपड़े, घर द्वार सब रंग है। कहाँ परहेज करता मुसलमान भाई? ये नहीं, ज्यादातर उनका है। अभी मैंने अपने एक कार्यकर्ता, एक लड़की हमारे यहाँ वो थी, फुल टाइमर है, तो उसके कपड़े छूट गए थे, तो मैंने एक आदमी से कहा फोन, जैसे रंग बिरंग कपड़े आ गए, कहे तो फला वो तो उस वर्ग का कपड़ा है। मतलब रंग बिरंग का ज्यादा है। तो आज के दिन में रंग से परे, अरे यार इबादत कर रहे हो तो उस समय कोई जाए तो ठीक, लेकिन अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो पीठ पर तो नहीं लगाए हो ना कि हम मुसलमान हैं। अगर आपको रंग लगा ही दिया तो इसका क्या मतलब होता भाई? ये रंगों का त्यौहार मतलब खुशियों का त्यौहार है, खुशी बांटने का त्यौहार है, आपस में कटुता खत्म करने का त्यौहार है, गुजिया खिलाकर सेवई खाने का त्यौहार है। तो 70 साल से तो यही चल रहा है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं कि जो रंग लग जाएगा तो ये कर देंगे, रंग लग जाएगा तो वो कर देंगे। तो ये क्या मतलब है इसका? तो मान लीजिए भाई वो सीओ ने इतना ही कहा ना, जिसको रंग से परहेज है वो घर में रह जाए। हाँ, जिसको पहले लग जाए मतलब बाहर आएगा तो बवाल करेगा, जो परहेज वाला है वो घर ही में रहे। तो अगर वो ज़्यादा परहेज है तो मैं तो कहता हूँ कि अभी भी खुला देश है, चला जाए। वो जैसे रो रहे हैं पाकिस्तान वाले, वो तो कह रहे हैं ना कि हमने बहुत गलती हुई। ज़्यादातर मुसलमान हमारे ही वंश के लोग हैं, बेचारे उन जालीदार टोपी वालों के जाल में फंस गए। दशा देख लो। और उधर चले गए पाकिस्तान, वहाँ न खाना है, न कपड़ा है, न शिक्षा है, न रोजगार। वो कह रहे साहब फिर भारत में मिलवा लो। हम कहे फिर मैं लोग फिर भी बात करेंगे। हमने कहा अगर उनकी सोच रखने वाले इन्हें भी बर्बाद होना है तो चले जाएं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। कौन खराब कर रहा है? यही लोग हैं जो जालीदार टोपी वाले हैं, जो इन बेचारों को बहका रहे हैं। अरे यार वो भी हमारे भाई हैं, हमने अभी बताया ना। तो ठीक है, इस बयान पे तो सर आपने क्लियर कर दिया कि आपके कहने का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था। ठीक है, ऐसा ही एक बयान और हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर बातें ये आती हैं कि संजय निषाद ये जो बयान देते हैं, जो विवादित जिसको कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए कि हाँ यूपी में एक मंत्री है जिसका नाम संजय निषाद है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। क्या वाकई में आप इस तरह के उल जलूल जो बयान देते हैं? आप प्रेस के लोग हैं, सही बात देखे, सही बात बोल। देखो हम ऑर्गेनाइजर, हम लीडर नहीं टीचर हैं। टीचर का काम है सही बात बताना, सही बात पढ़ाना, सही जानकारी देना, बिना लाग लपेट के। आज नहीं कल बहुत करो। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर तो मीठी गोली तो लगेगा थोड़ी देर, लेकिन जरूरत जान बचाने के लिए तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कड़वा गोली खिलाना पड़ेगा, दर्द तो देना ही पड़ेगा। तो भाई नहीं ना, आज के दिन में बात तो वही है। अब भाई वो डॉक्टर शरीर का एक्सरे करके बीमारी ठीक कर देता है। भाई कुछ करता नहीं, डॉक्टर एक्सरे कर दिया, रोग दिखा दिया, रोग से भयभीत हो गया, दवाई का भाई जान बच जाएगा, रोगी दवाई जल्दी खाइए। परहेज 2 चीज़ें, दवाई खाएगा जान बचाने के लिए डर के मारे, और परहेज भी करेगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं तो एक्सरे करके बता देता हूँ ना कि मुसलमानों की गरीबी के कारण क्या है। तो डर के मारे दवाई खा ले इस भारत के संविधान का, और परहेज करे जो उनकी गरीबी बढ़ा रहे हैं। तो निषादों को भी यही कहता हूँ, भाई देखो गरीबी के कारण कांसी राम ने कुछ नहीं किया, एक्सरे करके बता दिया चमार भाइयों को कि ये गरीबी के कारण है। अब भैया दवाई खा ले, दवाई अपना है, तुम वोट इकट्ठा कर ले और परहेज करो। एक अंगुली इधर उधर न करो, वहीं डालना जहाँ वोट डालना। तो वैसे ही है,
मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाए, निषादों की गरीबी खत्म हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई गर्दन पर तलवार रख दिया है और सलवार पहना दिया तो कौन सा गलत कह दिया है। तो 70 साल अब देखने में आया ना कि तलवार के बदले तो धर्म बदले गए हैं। तो ऐसे भाई कौन, ऐसे बताइए, आराम से कितना अच्छा धर्म है निषाद जो आवे चाहे बोले चाहे नहीं बोले सब है। यहाँ तो किस तरीके से तलवार से त्यौहार मनता था। मैं 22 साल रहा हूँ मुस्लिम मोहल्ले में, उनके घर में बिना मेरे अंदर कभी घृणा नहीं रहे। 22 साल मुसलमान के घर में रहा हूँ और प्रैक्टिस किया हूँ। हाँ, उनके नज़दीक से मुसलमानों का दर्द देखा हूँ, गरीबी। उनका पैसे नहीं है, आज के दिन में सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा मकान, सबसे ज़्यादा इलाज, सबसे ज़्यादा अनाज उनको दिया जा रहा है। ये क्या है, उनके बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वकील बने, क्यों जाल में फंसे हैं। इसलिए मुसलमान भी हमारी बात को पसंद करते। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन हालांकि जब लोगों को पता चला कि आज मैं आपसे बातचीत करूंगी, आपका इंटरव्यू लूंगी, तो कई लोगों ने मेरे साथ सबसे ज्यादा सवाल कुछ आपके प्रति, आपके अच्छे कार्यों को भी आए, कुछ आपके विवादित बयान के। सबसे ज्यादा संख्या विवादित बयान और आपके अच्छे कार्यों के रहे। विवादित बयान से एक और बयान जुड़ा हुआ है सर। आपने लाउड स्पीकर को लेकर भी बयान दिया था। अभी हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है तो मैं इसमें जोड़ूंगी कि जो अजान होता है मुस्लिम समुदाय के लोग, आपने बोला था कि लाउड स्पीकर लगा के अजान देने की क्या जरूरत है। अगर हिंदुओं के मन में राम बसे हैं तो वैसे ही अल्लाह भी मुस्लिम समुदाय के कड़कड़ में बसे हुए, मतलब रोम रोम में बसे हुए। जो लाइन आपने बोला था एग्जैक्ट, लगभग ऐसा ही कुछ आपने बोला था, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं याद है, पर आपके कहने का मतलब यही था कि लाउड स्पीकर पे आजान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं है। शरीयत अलग है। ये लोग उस समय में जब कबीले में रहते थे तब शरीयत बना था, लेकिन जब लोकतंत्र आ गया तो संविधान बन गया। उसमें धर्म के आधार पर कोई जगह नहीं है। उसमें सीधे लिखा हुआ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता है पूजा पाठ का। उसमें सुप्रीम कोर्ट को जगह दिया गया है। न्याय जो लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। तो आज के दिन में विधायिका, न्यायपालिका ने कह दिया कि लाउड स्पीकर से जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, बंद करो, इस टाइम पर बंद कर दो। तो न्यायपालिका का आदेश तो पालन होना चाहिए ना। तो इसके मतलब जो न्यायपालिका का आदेश नहीं, संविधान को नहीं मान रहा। और हम कह रहे हैं कि इससे कटुता क्यों बढ़ाया जाए। हम कह रहे हैं आज के दिन में, पहले तो लाउड स्पीकर नहीं था। जब ये मुस्लिम धर्म आया था, इस्लाम धर्म, तब तो लाउड स्पीकर नहीं था ना। तब तो कैसे मनाते थे भाई। लेकिन सर वो लोग भी तो हिंदू धर्म पे बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। अभी लोग तो भजन कीर्तन लाउड स्पीकर, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हमारे यहाँ भी टाइम है हमेशा। अब देखो हमारे यहाँ भी योगी जी ने कह दिया इस टाइम टू टाइम बजना, किसी का इम्तहान चल रहा है उसमें बंद करो। हाँ, अभी ऐसे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हो, बिना परमिशन की मूर्ति नहीं लगा सकते हो। अभी हमारे यहाँ एक मूर्ति लगा रहे थे हमारे कार्यकर्ता, मैंने मना किया, डीएम से 5 बजे डीएम बुलाए और का तो प्रॉपर जाएगा ना। भर हमारी सरकार है, हम निषाद राज की मूर्ति रख रहे हैं, नहीं रखने दे रहे हैं। हमने परमिशन करके पूछ लेना, अच्छा जगह वहाँ है तो गाँव वालों को मानना अच्छा है तो वहाँ लग जाए कि प्रक्रिया दूर हो जाए, और नहीं तो उससे अच्छा जगह दे दो। तो मैं तो कहता हूँ ना कि संविधान को अगर हम मान रहे हैं तो वो भी माने ना। मैं कह रहा हूँ कि रोड पर जहाँ, मैंने तो कह दिया ना, जहाँ जगह है वहाँ रोड पर क्यों नमाज पढ़ेंगे जबरदस्ती। जहाँ जगह ना वहाँ मांग लेना डीएम से कि साहब यहाँ जगह नहीं, हमें परमिशन दे दीजिएगा। हमको लगता है कोई ऐसा डीएम नहीं है कि जो जगह नहीं होगा और सड़क बंद। ठीक है, प्रशासन को कैसा, किस नजर से आप देखते हैं सर? जो यूपी की प्रशासन है या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो प्रशासन को किस नजर से आप देखते हैं, किस तरह की प्रशासन है? देखिए, शासन प्रशासन दो है ना, शासन व्यवस्था प्रशासन। जो शासन निर्णय लेता है, शासन वो निर्णय लेता है, सरकार जो हमारी जो पार्टी होती है। दुनिया में कहा गया कि आज के दिन में कि एक कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी का लीडर होता है। तो प्रशासन आज के दिन में जो उद्देश्य है बीजेपी का, एनडीए का, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए। अंबेडकर का था कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को अवसर प्रदान हो, आके रिजर्वेशन हो, और उसी के नाते जो अनुसूचित की सीट थी वो ओबीसी हुई, लेकिन अपर कास्ट को भी अनुसूचित मतलब उनको रिजर्वेशन मिला। अगर दोनों का यही है कि निचले पावदान पर व्यक्ति को जीवन का उदय हो, ये तभी संभव है कि जब शासनादेश को दो प्रशासन के लोग नीचे लाए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई घर पैसे से चलता है, घर पैसे से चलता है, और पैसा नहीं कैसे चलेगा, तो अर्थव्यवस्था से चल, अर्थ मतलब पैसा, और पैसा ही नहीं था, कर्जे में थे, कितना लेफ्ट था। अगर अर्थव्यवस्था हमारा दूसरे नंबर पर आया है,
इसके मतलब हमारी व्यवस्था अच्छी है। उसमें सरकार, शासन, प्रशासन, जनता, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो तालमेल है उसकी देन है आज उत्तर प्रदेश को। मोदी की विजन जो थी, योगी जी ने उसे धरातल पर लाया, मिशन बनाया। तो प्रशासन में कुछ ऐसे ज्यादातर अधिकारी, 99.99% अधिकारी ठीक हैं। ठीक है, आपने ये जवाब देते देते ये भी बोला कि 99% ऐसे अधिकारी हैं, हमारे ऐसे प्रशासन में व्यवस्था है कि सब अच्छे हैं, 1-2% तो सर हालांकि वो हर क्षेत्र में रहते हैं। इस पर सवाल सर अरे वो आस्तीन का सांप ऐसा डसते हैं कि जो ओटवे खराब हो जाए। पता चला वही है यहाँ कि पर एक दूध में एक गिलास दूध में एक बूंद नदबुआ डाल दो, बस फाड़ो। ठीक है, प्रशासन की तो आपने तारीफ की है, कुल मिला जुला का आपकी तरफ से 99% एक अहम बात है। सुल्तानपुर में अभी कुछ ही दिन पहले आप जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने एक लफ्ज कहा, हालांकि मुझे लग रहा है सवाल पूछने से पहले आप समझ गए हैं। आपने कहा था कि मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगाओं के हाथ पर तोड़वा के पहुंचा हूँ, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रशासन 99% अच्छी है, संजय निषाद का ये जवाब आ रहा है, और फिर संजय निषाद एक तरफ ये कर रहे हैं हाथ पे तोड़वा के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। वाला तो 1% बहुत होता ना जो सामने आ गया। जब वो बेचारे, लेकिन सर संविधान के गाँव खिलाफ वाले, नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बात कर रहा हूँ। गांव वाले आए, मैं रात में पहुंचा 2 बजे उस गेस्ट हाउस में, सुबह ही जगाए कि साहब मेरा बच्चा यहीं पढ़ रहा था, सब गवाह है पूरे गांव वाले, ये इम्तहान है, उसको पकड़ के बंद कर दिया और छुड़वा दीजिए, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। पढ़ने के नाते वो जो है जिस विधायक को जिताया था, और अब वो निषादों के इसमें नहीं है, संरक्षण है। जो नहीं है उन्हें, जो है उन्हें पकड़ा जाए, ठीक है, जो नहीं है उनको क्यों पकड़ा है। मैं एडीएम थे, उनको दे दिया, भाई जल्दी से करो, नहीं तो अभी हम रैली निकालेंगे। ये सुल्तानपुर हमारा तैयार, इस जिले के लोग तो दूसरे जिले में जाकर आंदोलन करते हैं। ये लोग, उस दिन जो रेल आंदोलन हुआ था सबसे ज्यादा यहीं के लोग थे, 1 नंबर का जिला। अभी हम ही घेर लेंगे, वो सब हमारे खिलाफ आ जाएंगे। जल्दी से इसको देखो, जो सही है, जो अभियुक्त हो उसे जेल भिजवाओ, बाकी को जो निरपराध है, बच्चे हैं 20 साल फंस जाएंगे, करियर खराब हो जाएगा। नहीं सुना, और हुआ वही, जब मंच पर आए अब हजारों महिलाएं खड़ी होंगी, 10,000 की भीड़ थी। साहब मेरी बात सुन ली जाए तब बोला जाए। मैंने कहा क्या मामला, क्या वो हुआ नहीं, छोड़ा ही नहीं, और ऐसे ही जैसे है। और अब और लोग पकड़े जा रहे हैं जो है नहीं, वो दोस्ता बस जो निषाद के नाते, और जो पढ़ रहे हैं बेचारे है नहीं, इम्तहान चल रहा, उन्हें पकड़ा, वो था ही नहीं वहाँ। तो जो रहे किया जाए। तो मैंने उनको कहा कि रक्षक भक्षक बनेगा, तो इस तरीके से ऐसा हुआ था, तो याद रहे। मतलब फिर कैसे थोड़े यहाँ पहुंचे हैं, तो ये यही सेना है ना जो बैठी है सामने, फिर क्यों उनको फिर रक्षक भक्षक, तो इनकी रक्षा की जाए ना। ठीक है सर, वही मैं आपसे सवाल पूछी, आपने क्लियर किया। ठीक है, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर, परिवारवाद का ब्लेम हमेशा आप पे लगता है, चाहे वो आपके बेटे जो सांसद बने उन पर भी ब्लेम लगा कि ये परिवार को लेकर आगे बढ़ाते, अपने बेटों को सांसद बनाने के चक्कर में रहते, कहते हैं निषाद समुदाय को लेकर आगे बढ़ता हूँ, पर निषाद पार्टी बनाने को बना ली है, निषाद समुदाय के बीच में जाते हैं, लेकिन निषादों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए करते हैं। निषाद पार्टी के आड़ में परिवारवाद लेकर आप चलते हैं। देखिए, निषाद पार्टी का एक स्पष्ट ध्येय और उद्देश्य है कि हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना है। अधिकार कौन दिलाएगा? जो अधिकार जानेगा, एडवोकेट होगा ना, जो आंदोलन सीखा हो, ट्रेंड हो पॉलिटिकली। जब तक प्रवीण निषाद सांसद थे, तब तक जब भी साधन चलता था तो अपने समाज के आरक्षण की, संवैधानिक अधिकार की बात करते थे, जो संवैधानिक सुरक्षा मिल जाए। समझ, दुर्भाग्य है कि बहुत लोग हारे, वो भी हारे। लेकिन अभी जो निषाद सांसद कहे हैं, नॉट ए सिंगल वर्ड यूज इन द सदन में, तो क्या मतलब निषाद को भेज देने से समाज का भला होगा कि संविधान लागू होगा तब? तो संविधान लागू कराने के लिए हमें, दूसरी बात, हमारे सामने मेरा एक भाई मारा गया, बेटा अखिलेश निषाद, कितना दर्द है, एक बाप का एक बेटा। अभी हम लोग इसलिए जब आएंगे तो हो जाएगा। वो किसके लिए मरा था? आरक्षण के लिए मरा था। तो मैं अब जब दूसरे का बेटा आंदोलन हो रहा, तो मैं आंदोलन में हमेशा आगे लेके जाता हूँ, अपने परिवार को लेके जाता हूँ। तो कफन बांध के तो निकलना पड़ेगा ना। तो हम दूसरे बेटे को क्यों शहीद करूं? अपने बेटे को लाओ, कफन बांधो और शहीद के लिए बाहर निकालो। अब देखो, बदमाश गोली मार दिया तो मेरे बेटे को भी गोली मार सकता है। अगर उसको हम सजा दिलवा रहे हैं, जहाँ भी मर्डर होता है मेरा बेटा दौड़ के जाता है ना। आज के दिन में कोई और दूसरी बिरादरी सांसद तो नहीं जाते हैं। आज के दिन में निषाद, वह जो विरोधी हैं, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिससे कि निषाद, डॉक्टर साहब, निषादों के ऊपर घेरा पैदा करो।
डॉक्टर विनोद बिंद सपा में थे, और 10 साल से वो खाली कोई दीवार बाकी नहीं होगा साइकिल का प्रचार न किया हूँ, और लेकिन अंत में टिकट फेंक दिया उन्हें उठा के। लेकिन जब मैं गृह मंत्री से कह के आया कि भाई मेरे 5 हम घर नहीं, हमें निषाद को लड़ाने के लिए अलग से सीट चाहिए, जो आपके सिंबल पर जरूरत होगा लड़ा देंगे, और गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा, 5 सीटें अलग से दी हमें निषाद। और निषाद में हमने हमारा एक ही बेटा लड़ा विधायक, लेकिन मैं फिर विनोद बिंद को खोज के लाया, मतलब पकड़ के लाया। हमारे अंदर दोस्त था पीयूष रंजन निषाद पर हार गए थे, समाजवादी भाजपा टिकट नहीं दे रही थी। माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भाई देखो भाई, और अपने कोटे में लेकर दे दो। हमने अपने कोटे में, वहाँ दूसरे का टिकट था, 12 में हमारा था, 12 में उन्होंने मदद किया था पार्टी को, उसने 12 हमें मिला था, 12 हमें खाते में आया था, वहाँ घोषित भी कर दिया था, वहाँ वो बिना पासवान रिजर्व सीट थी। लेकिन बाद में आया कि इनको टिकट नहीं मिल रहा, तो मैंने उसको विड्रा कर दिया 12 को, उनको मतलब उसको कह दिया भाई नहीं लड़ना है, और वहाँ बल्कि तो फिर इस सीट को लिया और इनको दिया, नुकसान करके दिया, ऐसा नहीं, मैंने इनको दिया जिताया, दुआए। तीसरे में जो हमारे पास थे, मैं खुद गया चल के 2 निषादों के पास, नाम नहीं लेंगे, कि लड़ जाइए और लड़ जाइए, अब विधायक हो जाएंगे। कह नहीं साइकिल आ रही है, हमने कहा आप सपना ना देखो, मैं 5 सीट लाया हूँ, लड़ जाओ। नहीं लड़े, जब वो नहीं लड़े 3 मतलब 3 लड़े 2 नहीं लड़े, तो 2 और है। गृह मंत्री ने कहा भाई निषाद कहाँ हमको आप परमिशन दो, हम दूसरे को लड़ा देते। तब फिर दूसरे बिरादरी को हमें लड़ाना पड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति आया हो हमारे पास कि जो हमारे यहाँ फार्म भरा हो और आया हो लड़ने के। आज 1 साल से कह रहा हूँ कि जिसको लड़ना हो आज ही आ जाओ, जिसको लड़ना आ जाओ, आओ ट्रेंड हो जाओ। जो उससे लड़ने जा रहे हो वो 24 घंटे ट्रेंड हैं, हाथ पैर तोड़ाने मत आना, वो तो दांव पेच सीख रहे हैं रोज जिससे लड़ने जा रहे हो। और तुम आओगे 15 दिन पहले, वो दूसरे लोग पैसा दे देते, जाओ लड़ो, टिकट मांगो, आओ, तुम कहो चिल्लाना कि भाई हमें टिकट नहीं दिया। 15 दिन पहले आएगा, पर हाथी साइकिल में सब घूम रहे हैं वहाँ के, हम उनके भाई तो ये वाले बताइए। तो जब से मैं आया हूँ साइकिल, जब से मैं आया हूँ हाथी और पंजा 0 हो गई ना, साफ हो गई, और साइकिल हाफ हो गई। वो कैसे हमें माफ़ करेंगे? देखते ही पागल हो जाते हैं डॉक्टर वाक वजह से, जो हम हारे हैं सब पागल हो जाते हैं, अरे यार डॉक्टर वाक सेना आ गई, जय निषाद राज। जब से कहीं उतरते हैं तो इस तरीके से है ना, तो वो लोग रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे हमें, उल्टे पुल्टे बोलेंगे। आज के दिन में बात गलत आप ठीक है, आपने तो बता दिया कि परिवारवाद आप नहीं करते, गलत ब्लेम आप पे लगता है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अपना माना बिंद, वो मल्लाह बिंद है। एक धर्मात्मा निषाद को लेकर क्या कहेंगे सब? अभी ये हाल ही फिलहाल का पूरा कांड है। सुनियोजित है, इसमें बड़ा उन्होंने रैकेट, पूरा रैकेट शामिल है बड़ा। ये तो जांच का विषय मैंने खुद मांग की है, और चल रहा है जांच, फोरेंसिक जांच, थोड़ा टाइम लगता है। मेरी बात मेरे सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया मैं वही आ रहा, सोशल मीडिया का ही है, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है ना। सोशल मीडिया से अगर जजमेंट लिया जाएगा तो सारे जज चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? सोशल मीडिया में सबको, मैंने तीसरे दिन मैं पहला व्यक्ति हूँ, उसी दिन मैंने बयान दिया जांच होना चाहिए, और जांच से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत कुछ बड़ा खेल है। दूसरे दिन जब मैंने उसका सर्च किया तो उसमें 2 ID चल रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये देश का नहीं है सोशल मीडिया, दूसरे देश का है। वो लिख रहा कि इंडिया में 2 लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 लोग कौन ऑपरेट कर रहे थे? दूसरा नाम आना चाहिए। तीसरा उसमें FIR 8:30 बजे का है, 8 बजे का है, और 9:37 पर वो पोस्ट आया है। आप समझ सकते हो कि 8:30 बजे इसकी मृत्यु हो गई हो, वो 9:30 बजे पोस्ट कैसे करेगा? ये सुनियोजित है संजय को बदनाम करने का, मेरे परिवार को। नहीं, परिजन तो उसका भाई जो था पहले सपाई है, उसका भाई तो कभी दिखाई नहीं दिया। जो था वो मेरा था, और 6 महीने से मेरे साथ था। जब से इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तब से मेरे साथ था, और अभी 13 तारीख को मेरे साथ था, रैली में भी था। तो कभी उसको गुस्सा आता था, जब ये विरोध लगाते थे उसको घुमा के, तो वो सोशल मीडिया में लिख देता। जब सच्चाई जानता था तब फिर मेरे साथ आता, फिर सच्चाई जान गया मेरे साथ आए। अगर 6 महीने में कोई, अगर उसके साथ मेरी बातचीत, मैं 13 तारीख के बाद, मैं 13-14 था गोरखपुर, और मैं फिर चला गया, तब से मैं बाहर हूँ, 119 दिन से बाहर हूँ मैं।
उसका अगर कभी बातचीत हुआ हो और कभी मैंने उसको हेट पहुंचाया, उसको गुस्सा 6 महीने पहले का रहेगा तो 6 महीने पहले कोई घटना करेगा। अब इस बीच में कोई न टिकट है न तो कोई इलेक्शन है, तो कौन सा टिकट हम दे रहे हैं किसको, मांगा हो, एप्लीकेशन दिया हो या लड़ना हो, हम मना कर दे। दरमियान एक ये भी सवाल उठा था, ठीक है आपने बता दिया कि सोशल मीडिया का खेल है, कहीं ना कहीं ये आपको फंसाने का जाल है, जिस तरह से आपने कहा। उस वक्त ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ना आपके बेटा और ना आप, धर्मात्मा निषाद अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, ऐसे में आप लोगों को जलन हो रही है। निषाद पार्टी तो देखो गलत बात, ये गलत बात है। हम कोई हम विधायक बनने वाले हैं कि हम वहाँ चुनाव लड़ना है, हमें विधायक बनने वाले हो तो चुनाव लड़ना हो तो हमें दर्द हो, हमें तो विधायक बनाना है ना। हम तो 403 सीटों पर लड़ने तैयार कर रहे हैं ना। वो तो सब गलत आरोप है इस तरीके का। कभी उसने कोई लिखा होगा हमें टिकट नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, देखिए वो तो पहले उसमें 3 चीज़ें हैं। जब भी वो लिखता था तो पढ़ी पाई लिखता था, लेकिन उस दिन आपने देखा होगा कि सब ड्रॉप है बगल में बिंदी से। हमेशा वो सरवन लिखता था, सरवन, लेकिन उसमें सरवण है। एक भी बिंदु गलती नहीं है, कोई भी है। कोई इस तरह अवसाद में लिखेगा तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत है। ये आप समझ सकते हैं कि पहले का लेख निकाल लीजिए, उस लेख को निकालिए, इट में उसी से पता चलता है दूसरा कोई है। सर समझ गए आपकी बातों को कि फंसाने की वो साजिश थी, एक षड्यंत्र है, हालांकि अभी वो तो समय आने दीजिए, जिसको जो पूछना हो पुलिस से पूछे ना, क्यों है जी। अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जहां से आप आते हैं गोरखपुर से, जब भी वहां पे चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी काजल निषाद को खड़ा कर देती है, और ऐसे में काजल निषाद कहती है कि हम तो अपने ससुर जी की बहुरियां हैं। उनका लाइन ये रहता है कि हम तो डॉक्टर संजय निषाद के बहुरियां हैं, लेकिन और आप पे ये भी ब्लेम वो लगाती हैं कि हमारे ससुर जी, उनका शब्द जो है, पगला गए हैं, उनको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसीलिए वो मेरे बारे में गलत गलत चीजें बोलते हैं। किस नजर से आप काजल निषाद को देख रहे हैं? जब भी इलेक्शन गोरखपुर से आते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, काजल निषाद खुलेआम बोलती है और आप पर बहुत ज्यादा टारगेट करती हैं। देखिए हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम एक निषाद नेता को लोग टारगेट करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर संजय के हाथ में वोट है, डॉक्टर संजय नेतृत्व कर रहे हैं, डॉक्टर संजय जगा रहे हैं, डॉक्टर संजय के कहने पर समाज चल रहा है। और यह इसका हमें बहुत गर्व है। कम से कम लड़ाई, अपमान तो अम्बेडकर भी सहे, अपमान तो आपने देखा होगा वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा था तब राम के बारे में लिखा, तब हुआ निषाद राज के। तो अपमान जिसके जैसा संगत होता है वैसे उसकी आवाज़ होती है। हमारी संगत हमारे महापुरुषों के इस देश को, गरीबों को भले के लिए लगा, जिन्होंने जीवन दिया, कांसी राम ने। ऐसे बहुत लोग, हमने सोशल वर्कर हैं, हम लोगों के संगत ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से सुरक्षा दिला सकते हैं। भली महिला है, हमसे पहले मिलते रहे, अभी भी हस्बैंड मिलते रहे, और उससे पहले भी है, गलत हाथों में है। समाजवादी पार्टी से हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता होगा वो कैसे यूज करती है, कैसे फूलन देवी जैसे यूज हुई, खत्म हो गई, रमना निषाद जैसे यूज हुए, खत्म हो गए। हाँ, विशंभर जी यूज हुए, खत्म हो गए। हाँ, कहाँ चले गए? जब वो सदन में आवाज उठाते हैं विशंभर जी निषादों के आरक्षण की, समाजवादी पार्टी छोड़ के भाग जाती है, विरोध कर देती है। यहाँ चिल्लाते हैं निषादों की ऐसे हैं, ऐसे ही है आज के दिन में। उनको टिकट देने की बात करती है, खत्म हो जाती है। जब इन्हें जरूरत होता है कि निषादों को वोट लेना है तो निषाद खोज के लेके आते हैं। आज के दिन में जब देखे होंगे कि एक वहाँ से पहले एक मनोज सिन्हा को किस तरीके से है, मनोज तिवारी को लाके गोरखपुर में लड़ाया जाता है। पंचायत कहाँ होता है? जो है नेपाल में, कि कैसे जो है होता है। तो अभी उसमें तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में है, कोई आदमी संगत के हिसाब से अपना बयान, संगत तो संगत का जैसा असर है वैसा वो बयान दे रही है। ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी सर, और ये बेहद ही अहम है, और ये आखिरी सवाल भी मेरा आपसे रहेगा आज के दिन में। नहीं, निषादों के बारे में, आज निषाद बहुत मारे जा रहे हैं, बहुत कुछ दर्द है। कौन है, क्यों नहीं आवाज, क्यों धरना नहीं हो रहा है? निषाद के लिए कभी धरना दिया सपा ने? है खाली डॉक्टर संजय बदनाम करना बस एक जगह, दूसरे जगह कहे निषाद नहीं होते। निषाद के खिलाफ एक निषाद अध्यक्ष था, क्या नाम है, इलाहाबाद में। उन्होंने एक बार निषादों की बैठक बुलाई और कहा भाई निषाद क्यों दूर भाग गए?
तो इलाहाबाद के एक निषाद ने आवाज उठाई कि आपके यहाँ कौन रहेगा, निषाद अध्यक्ष बना दिया आपने, और उसको गोली मार दिया कि यादव जी ने, और यादव जी ने गोली मार दिया पूरे जब तक सत्ता थी आपकी, उसका FIR नहीं होने दिया। तो जो निषाद का FIR नहीं होने देंगे तो क्या निषाद आपके साथ रहेगा? तो ये तो है उनकी परंपरा है। आज के दिन निषाद वोट लेना भर है। अगर सही में समाजवादी पार्टी निषादों की तैसी बनती है तो हमें पिछड़ी से निकाला 31 दिसंबर 2016 को, सदन में आवाज उठाए दिल्ली में कि 9% OBC से काट दिया जाए, अब निषाद पिछड़े नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल उत्तर प्रदेश के लिख दिया कि केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये नोटिफिकेशन जारी है। और ये जो है ये अभी इनके 12 नंबर से कश्यप कहा, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिया, भर राजभर सब, ये 17 निकाल दिया। राज्यपाल ने निकाल दिया, कह दिया अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो अगर निषादों की हितैषी हैं तो वहाँ 9% OBC से कटवाएं और SC में जुड़वा दें, बीमारी खत्म हो जाता। अगर नहीं है तो हमें पिछड़ी निकालेंगे, फुटबॉल के तरह लटका दिया और हमारे हिस्से पर लूट मचा। यही तो है, हाथी सपा निकालती थी, हाथी स्टे लेती थी। 30 साल से निषादों के हितों पर ये डकैती डाली गई, और ये एक चपरासी है। कहीं 30 सालों से थाने में चले जाइए, एक सिपाही नहीं है, कहीं जाइएगा अधिकारी ब्लॉक में चाहिए कचहरी में कोई नहीं है। 30 सालों से जिस समाज को लूटा, अंग्रेजों ने लूटा ही था, मुगलों ने लूटा था। कमल का फूल क्या कर रहा है? कमल का फूल बहुत कुछ किया, शिक्षा छीन ली गई। कहीं है ना, मैं जाता हूँ ना, 10-10 हजार लोग मिलते हैं, पूछता कितने MA है, 1 ठो, BA 2 ठो, इंटर 4 ठो। अभी हमने शिक्षा के लिया कि इनको आगे बढ़ाया जाए। अभी पहली बार है मछुआ कल्याण कोष से इनके शिक्षा के लिए इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे 50,000, जो 2 लाख से कमाए होगा हम देंगे। इनके लिए रोजगार के साधन दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज, फिर इनके सशक्तिकरण के अभी देखो 18 करोड़ 60 लाख के 4.5, ये हर साल में महिला निषाद महिलाओं के लिए माता सुकेता, जो भगवान राम निषाद राज की माँ थी, उनके नाम से योजना बनाया कि फ्री में जलाशय दे रहा हूँ, जाके लगाओ, काम करो। जब इनके रोजगार के साधन मिले, अभी इस बार आप देखोगे जब से कमल आया है, मोदी के साथ आए हैं, तब से भर्ती में पारदर्शिता आई है। तब से हमको लगता है 1 दर्जन निषाद अधिकारी बने होंगे, केवट मल्ला, बिंद कश्यप का हार के लड़के। मतलब आप लोगों को आपका हक मिल रहा है? नहीं, हक तो अभी तब मिलेगा पूरा जब हम, देखो वो तो कुछ मजबूत हैं जिनके बाप के पास पैसा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन हक तो तब मिलेगा जब संविधान में लिखा हुआ जो हमारा है आपको मिल जाए। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे लूंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, एक्टिव मोड में नजर आ पाई रहे, हालांकि इससे पहले ये सवाल मैं आपसे की हूं, लेकिन इसमें मैं सवाल आपसे ये जोड़ना चाहूंगी, 2027 का चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की आपकी ये यात्रा 2027 के चुनाव में धार देने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखो, एक तो हम अपने बेस वोट को, हम किसी भी मित्र को हम जिताएंगे, जिताने लायक रहेंगे तभी हम कुछ पाएंगे। हम 200 सीटों को, निषाद बावला भी हम तो लगभग 67 सीटों पर हो चुका है, 7 सीटें बची हुई है, जिसको हम अभी उनको हम 7 जिले हम बचे हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद विधानसभा वाइज होगा, जो हमारे बड़े बड़े विधानसभा, हम पॉलिटिकली ट्रेंड, जैसे हमारा परसों जो है, परसों 2 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसे मेला, तो हम शिक्षित प्रशिक्षित 10 कार्यकर्ता पॉलिटिकली ट्रेंड लोगों को बना रहे हैं। और निश्चित रूप से जब भाजपा का कैडर, डॉक्टर संजय का कैडर, और फिर सुहेल देव है, और प्रकाश भाई है, वो का नाम है आशीष भाई, ये चारों लोगों की सेना जब लगेगी तो जो ये जो उल्टा पुल्टा जो पढ़ा दिए थे वो सब गायब हो जाएंगे, और इनका जो नरेटिव है, जो नकारात्मक मैसेज फैलाया था, वो अब सही सही धीरे धीरे जान रहे हैं, और वो निश्चित रूप से हम लोग फिर से 2027 में ऐतिहासिक जीत होगी। सर, आपने बहुत ही कीमती अपना वक्त मुझे दिया और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखा, उत्तर प्रदेश में जो ये राजनीति चल रही है, इसको लेकर भी इन्होंने अपनी कई पॉइंट्स को गिना है कि 2027 का जो चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और ये जो अपना यात्रा निकाले हैं, जो जिले जिले में यूपी के जा रहे हैं, हर जिले में लोगों से मिल रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और निषाद पार्टी की उपलब्धियों को बता रहे हैं, ऐसे में 2027 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ऐसा डॉक्टर संजय निषाद का कहना है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।